स्टार्ट है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं निहारिका आप सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी आज की क्लास में। ठीक है, और जल्दी से फटाफट से सब बच्चे मुझे बता दीजिए क्या आप सब बच्चों तक मेरी आवाज सही से आ रही है और क्या आप सब बच्चों को मैं ठीक से दिख रही हूँ। हेलो सिम्मी, करीना, भूमिका और मेघा, अवंतिका, प्रतिभा, पूजा, आदर्श, नवरूप, सान्या, श्रेया, मेघा, अविश, कोमल, गर्वित, सूरज, दिव्यांशी। ओ आई होप बेटा दिव्यांशी यू आर फाइन नाउ। पलक, लकी, खुशी, जिया, करीना, आयुषी, इप्शिता, सरवान, बिपाशा, अश्विनी, अमनप्रीत, फरहीन, ऋतिका, प्रतिभा, नेहा। चलिए भाई, आई होप आप सब बच्चे बढ़िया होंगे, आई होप आप सब बच्चे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आज की क्लास के लिए बिल्कुल रेडी होंगे। तो भाई क्या हाल चाल है आप सब बच्चों के, और जिनका फास्ट है भाई बहुत बढ़िया बात है। यू गाइज आर वेरी डेडिकेटेड। मुझसे नहीं हो पाता है बिकॉज आई कैन नॉट ईट बहुत सारा तला हुआ खाना, तो मैं नहीं करती फास्ट। बाकी हम लैक्टोज इंटॉलरेंट है तो दूध हमें बचता नहीं है, खाने को बचते हैं फ्रूट, उनसे हमारा पेट भरता नहीं है। चलिए फिर ठीक है बेटा, चैप्टर के कैरेक्टर्स में कंफ्यूजन हो रहा है, तभी तो बेटा शॉर्ट नोट्स दिए थे, तभी तो शॉर्ट नोट्स लेकर आई थी, वही तो रीजन था। बट एनीवेज स्टार्ट करेंगे बच्चों हम लोग हमारे आज के क्लास को। आज के क्लास में हम लोग कंप्लीट कर देंगे हमारा आज का चैप्टर पोएट्स एंड पैनकेक्स, जिसको मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में स्टार्ट करवाया था। ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा फॉर श्योर 100%। ये चैप्टर को आज हम डन करने वाले हैं और बेटा स्टार्ट करने वाले हैं हम आज की क्लास को। तो भाई सबसे पहले आप सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी इंग्लिश टीम में, जहां पर ये है आपका अपना प्यारा रॉकेट रकून जो आप सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता है। तो भाई आप सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। आई एम गुड बच्चा, आई एम वेरी गुड। आप लोग बताइए आप सब बच्चे कैसे हैं। तो भाई मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को पोएट्स एंड पैनकेक्स स्टार्ट करवाया था, तो एक बार फटाफट से पोएट्स एंड पैनकेक्स रिवाइज कर लेते हैं। यस बेटा ये चैप्टर सीबीएसई में है, एब्सोल्युटली बिल्कुल है। तो स्टार्ट करेंगे बच्चे पोएट एंड पैनकेक का पार्ट 2। हाँ ठीक है बेटा, मनकशा बताओ डाउट अपना, आई एम रीडिंग योर डाउट्स, ऑल आइज। तो भाई हम लोगों ने स्टोरी स्टार्ट करी थी जिसमें हमने कहानी देखी थी अशोका मित्रन की। तो भाई अशोका मित्रन जो कि जेमिनी स्टूडियो में काम करते थे, उनके बारे में जो है बेटा बात करी गई थी। अशोका मित्रन का बेसिकली काम था छोटे छोटे पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन को काट के चिपकाना, लिखना और इसका एक डायरी मेंटेन करके रखना। स्टोरी में मजा कहाँ आता है, स्टोरी में बेटा आगे ट्विस्ट कहाँ आता है, जब इनके यहाँ का एक ऑफिस बॉय चिढ़ता है यहाँ पर काम करने वाले एक आदमी जिसका नाम है सुब्बू से। अब जैसा कि मैंने आप को बताया था लास्ट क्लास में, दिस मैन ऑफिस बॉय वाज वेरी यू कैन से अगेंस्ट सुब्बू, बिकॉज इनका मानना ये था कि जो सुब्बू भाई साहब हैं हमारे, वो बहुत ज्यादा मतलब वो ब्राह्मण है, इसीलिए उनको जो है काम करने का मौका मिला और वो काफी अच्छा जीवन जी रहे हैं। ठीक है, ही इज नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियो। ये सब चीजें देखकर हमारे जो ऑफिस बॉय थे ना, वो सुब्बू से बहुत चिढ़ते थे। ठीक है, मधु, ये थोड़ा ना कंट्रोवर्शियल टॉपिक है बच्चे, मधु। ठीक है, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई नो एवरीथिंग, आई हैव रेड हिस्ट्री, बट द पॉइंट इज कुछ टॉपिक जो है ना बेटा वो बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं। तो कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ों के बारे में ना हम लोग उतना ओपनली बात नहीं कर सकते, तो उसके रिगार्डिंग आप थोड़ा गूगल ही कर लेना, दैट विल बी बेटर। आई विल नॉट हैव एनी कॉमेंट रिगार्डिंग दिस, सॉरी। मनकशा बेटा सब चैप्टर की समरी डल चुकी है बेटा, मैंने अभी लास्ट के जो 3 चैप्टर्स थे ना तुम्हारे, डीप वाटर, थिंग ऑफ ब्यूटी और लॉस्ट स्प्रिंग, उसकी भी समरियां डलवा दी हैं। सो नाउ अभी पूरे सब्जेक्ट में जितने भी चैप्टर्स हैं सबकी समरियां हो चुकी हैं बेटा। ठीक है, चलिए फिर
स्टार्ट करेंगे बच्चों हम लोग हमारे आज की क्लास को, जिसमें मैं कराऊंगी तुम्हें पोएट्स एंड पैनकेक्स की कहानी आगे। हम लोग अभी पोएट एंड पैनकेक्स के अंदर पहुंच गए थे स्टोरी डिपार्टमेंट पे। स्टोरी डिपार्टमेंट में हमने एक लॉयर को देखा था और हमने ये देखा कि जो हमारे लॉयर भाई साहब थे वो भले ही एक अच्छे आदमी थे, उन्होंने एक लेडी का करियर खराब कर दिया था इस तरीके से। और होता क्या है, जो लॉयर थे हमारे वो उनके कोई बहुत ज्यादा दोस्त वगैरह नहीं थे, लेकिन क्योंकि उनकी भी बहुत अच्छी जान पहचान थी जेमिनी स्टूडियो में, तो उनको भी मूवीज बनाने का मौका मिलता था। बट मोस्टली उनकी मूवीज जो थी बेटा वो फेल हो जाती थी। ठीक है, तुम्हें नोट्स नहीं मिले? चैप्टर का नाम बताओ, चैप्टर का नाम बताओ, अभी चेक कर लूंगी बच्चे कहाँ पे है वो भी बता दूंगी कैसे मिल जाएंगे। तो हमें कहानी यहाँ से करनी थी कि हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था कि हमारे जो लॉयर थे उनके कोई ज्यादा दोस्त वगैरह नहीं बने, और उसका मेन रीजन ये था क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ना प्रोफेशनल थे, बहुत ही मुंह पर बोलने वाली बात करते थे, बिल्कुल मुंहफट थे, जो मन में आया वो बोल दिया, जो सही लगा वो कर दिया। ठीक है, वो बाकी लोगों की बात पर इतना ध्यान नहीं देते थे, इसीलिए हमारे जो लॉयर थे उनका कोई ज्यादा दोस्त वगैरह जो था वो नहीं था। एक दिन क्या होता है, जो बॉस हैं उन्होंने डिसाइड किया कि स्टोरी डिपार्टमेंट जो है वो बंद कर दिया जाएगा। एंड दिस वाज परहैप्स द ओनली इंस्टेंस इन ऑल ह्यूमन हिस्ट्री वेयर अ लॉयर लॉस्ट हिज जॉब बिकॉज ऑफ पोएट्स वर आस्क्ड टू गो टू होम। अरे भाई एक मिनट पानी पीने, सॉरी गले में कुछ अटक गया था। पहले यही चेक कर देती हूँ, रुको एक मिनट। परिश्रम ह्यूमैनिटीज, इंग्लिश नोट्स, रैट ट्रैप के हैं, डीप वाटर के हैं, लॉ स्प्रिंग के हैं, ऑन द फेस ऑफ इट के नहीं है, इंडिगो के नहीं है, रुकना, इसमें नोट्स का, हैंड रिटन नोट्स का ना एक प्रॉपर कॉलम है जितना मुझे बताया गया था बाय द टीम। हाँ देखो ना, हैंड रिटन नोट्स के अंदर बेटा सबसे लास्ट में एक कॉलम है, उसके अंदर सबके नोट्स डले हुए हैं। रैट ट्रैप का है, डीप वाटर का है, लॉ स्प्रिंग का है, टाइगर किंग का है, लास्ट लेसन का है, थर्ड लेवल का है, माय मदर एट 66 का है, इंडिगो का नहीं है, पोएट्स एंड पैनकेक्स का नहीं है। ये अभी मैं डलवाती हूँ, जो रिसेंट चैप्टर्स है ना शायद इनके नहीं है, मैं इनके भी डलवा देती हूँ, करवा दूंगी यार। तुम लोग एक चीज बताते हो, मैं 4 चीजें लेकर डलवाती हूँ नोट्स तुम्हारे, रुक जाओ, मुझे कल तक का टाइम दो, कल तक के बाकी नोट्स भी डल जाएंगे, कल तक भी बाकी नोट्स डल जाएंगे बेटा। ठीक है, कल तक डलवाती हूँ बाकी नोट्स भी। ठीक है, डन है, सॉर्टेड है, चेक कर लिया है, जेन्युइनली नहीं है डलवा दूंगी। एक्चुअली नोट्स ना एसएमई टीम भेजती है आगे ना तुम्हारे लेक्चर के लिए, इट्स नॉट मी, इट्स दी एसएमई टीम। तो वो जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट टीम है, तो मुझे एक बार ही देखना पड़ेगा कि वहां से नोट्स आए हैं, और अगर नहीं आए हैं तो कब डलेंगे। ठीक है, तो वो नोट्स ही मैं डलवा दूंगी, चिंता मत करो। अब वो कहते हैं एक बारी हमारे जेमिनी स्टूडियो के बॉस ने डिसाइड किया कि स्टोरी डिपार्टमेंट को बंद करा दिया जाएगा, और वो कहते हैं पूरे ह्यूमन हिस्ट्री में वो अकेला ऐसा केस था जहां पर एक लॉयर की जॉब इसलिए चली गई क्योंकि हमारे पोएट्स को घर जाने के लिए बोला गया, क्योंकि अब हमारे स्टोरी डिपार्टमेंट के ही मेंबर थे। अब वो कहते हैं जेमिनी स्टूडियो वॉज द फेवरेट हॉन्ट ऑफ पोएट्स लाइक एस योगियार, संगू सुब्रमण्यम, कृष्ण शास्त्री, हरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय एटसेट्रा। तो हॉन्ट का मतलब यहाँ पर प्लेस से है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं जो उनका प्लेस है, या फिर उनका आप कह सकते हैं रेस्टिंग प्लेस है, जहाँ पर वो एंजॉय करते हैं, जहाँ पर आप कह सकते हैं उनका एंटरटेनमेंट है। ठीक है, देयर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पोएट्स थे बेटा उस समय के, जैसे एस योगियार, संगू सुब्रमण्यम, कृष्णा शास्त्री, हरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, है ना, ये जितने भी लोग हैं, ये सब लोग क्या करते थे, ये लोग ना बैठ जाते थे जाकर कैंटीन में और खूब बातें करते थे। इट हैड एन एक्सीलेंट मेस। तो यहाँ पर इनकी एक कैंटीन थी, वो एक नंबर बहुत बढ़िया कैंटीन थी, विच सप्लाइड गुड कॉफी ऑल ऑफ द टाइम्स ऑफ द डे एंड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द नाइट। यहाँ पर सुबह शाम दिन रात कॉफी मिलती थी। तो यहाँ पर कैंटीन में लोग बैठकर काफी अच्छे माहौल में अपनी कॉफीज जो है उन्हें एंजॉय किया करते थे। बेटा अगर आप लोगों के पास ना प्रीवियस ईयर के अग्रिम बैच का जो है वो भी एक्सेस होगा, ठीक है, आप सब बच्चों के पास प्रीवियस ईयर के अग्रिम बैच का भी एक्सेस होगा, तो आप लोग प्रीवियस ईयर का जो अग्रिम बैच है ना बेटा, उसमें से भी अपने नोट्स जो है वो एक्सेस कर सकते हो। जिन चैप्टर के नोट्स तुम्हें यहाँ नहीं मिल रहे, अग्रिम में से निकाल लो।
ठीक है, टिल द टाइम मैं यहाँ अपडेट करवाती हूँ, अग्रिम से तुम्हारा काम जो है वो हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर अब वो कहते हैं, देखो ये उन दिनों की बात है जब कांग्रेस रूल मेंट प्रोहिबिशन। ठीक है, ये उस समय की बात है जिस समय पे कांग्रेस के रूल का मतलब था कंट्रोल, कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। एंड मीटिंग ओवर अ कप ऑफ कॉफी वाज रादर सेटिस्फाइंग एंटरटेनमेंट। और उस समय जब 10 लोग साथ में बैठते थे, सो दे गाइज यूज टू टॉक, ठीक है, दे गाइज यूज टू एंजॉय, और वो सब मजे करते थे, क्योंकि भाई सेम नोट्स बेटा मैं इस वाले बैच में भी डलवा रही हूँ। ठीक है, barring the office boys and a couple of clerks, everybody else at the Gemini studio radiated leisure। अब कहते हैं लीविंग, कुछ लोगों को छोड़कर, कुछ ऑफिस बॉयज को और कुछ क्लर्क्स को छोड़कर जितने भी लोग थे जेमिनाई स्टूडियो में, दे रेडिएटेड लीजर। ठीक है, दे लव्ड लीजर। ठीक है, दे लव्ड टाइम पास। सब लोगों को टाइम पास यहाँ पर बहुत पसंद था। अ प्री रिक्विजिट फॉर पोइट्री, और इनका मानना यह था कि एक रिक्वायरमेंट है भैया पोइट्री के लिए, अगर आपको पोइट्री करनी है तो आपको थोड़ा अच्छा मजा जो है जीवन में होना चाहिए। मोस्ट ऑफ देम वोर खादी, यहाँ पर जितने भी लोग थे वो खादी पहनते थे और गांधी जी को वर्शिप करते थे कि भैया गांधी जी महान है। बट बियॉन्ड दैट दे हैड नो फेंटेस्ट अप्रिसिएशन फॉर एनी पॉलिटिकल थॉट ऑफ एनी काइंड। मतलब यहाँ पर जितने भी लोग थे वो ब्लाइंड फॉलोअर्स थे कि भैया सब कुछ ही गांधी है, गांधीनियन आइडियलिज्म को फॉलो करते थे ये। उसके बियॉन्ड इनके पास थोड़ा सा, ठीक है, एकदम स्मॉलेस्ट अप्रिसिएशन भी नहीं था फॉर एनी अदर पॉलिटिकल थॉट। इनको कुछ पता ही नहीं था। ठीक है, दे वर ऑल गांधीआइट्स, बेसिकली गांधी के प्रो गांधी पीपल थे ये। नेचुरली दे वर ऑल एवर्स्ड टू द टर्म कम्युनिज्म, क्योंकि ये सब लोग महात्मा गांधी के फेवर में थे, तो सब लोग एक मतलब वो रैंडमली ये सब लोग कम्युनिज्म के अगेंस्ट थे। अब कम्युनिज्म क्या है भाई? देखो, कम्युनिज्म का अगर मैं आप लोगों को एक प्रॉपर डेफिनेशन बताऊं, एक सेकंड का समय दो, मैं आपको कम्युनिज्म का गूगल डेफिनेशन बताती हूं क्या है। एक सेकंड, देखो भाई, communism is a theory or a system of social organization in which all property is owned by the community and each person contributes and receives according to their own ability and needs। तो communism कहता है कि जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सब आपकी कम्युनिटी की है। जितना आप उस कम्युनिटी को देते हो, जितना आप वहां पर प्रोवाइड कराते हो, उस अकॉर्डिंग ही आपको क्या मिलता है, उस अकॉर्डिंग ही आप प्रॉपर्टी रिसीव करते हो। दैट इज कम्युनिज्म। तो ये सब लोग इस कम्युनिज्म के आइडिया के अगेंस्ट थे, क्योंकि इनके हिसाब से कम्युनिस्ट बंदा जो है वो एक गॉडलेस मैन है, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी सिर्फ पैसा है और कुछ नहीं। ही हैड नो फिलायल और कॉन्जुगल लव, ठीक है, फॉर चिल्ड्रन। उसके मन में कोई भी प्यार नहीं है, ना तो अपने बच्चों के लिए और ना ही अपने पेरेंट्स के लिए। ठीक है, ना तो वो अपने माँ बाप से प्यार करता है, ना ही वो अपने बच्चों से प्यार करता है। ही हैड नो कंपंक्शन अबाउट किलिंग हिज ओन पेरेंट्स और हिज चिल्ड्रन। उसके मन में कोई रिग्रेट नहीं होगा कि वो पैसे के लिए या प्रॉपर्टी के लिए अपने माँ बाप को भी मार देगा। ही इज ऑलवेज आउट टू कॉज एंड स्प्रेड अनरेस्ट। ऐसे लोग जो है वो सोसाइटी में हमेशा अनरेस्ट ही क्रिएट करते हैं, वो सोसाइटी में हमेशा वायलेंस ही क्रिएट करते हैं, और जो लोग इग्नोरेंट हैं उनका फायदा उठाते हैं। सो बेसिकली सारे जेमिनाई स्टूडियो के लोग जो हैं बेटा, ठीक है, पढ़ा दिया है, बहुत अच्छी बात है, बट तुम लोगों को बताना तो पड़ेगा ना। तो इनका मानना यह था कि द पीपल आर वेरी लॉलेस। ठीक है, इनका मानना यह था कि जितने भी लोग हैं दे आर ऑल वेरी लॉलेस। जो भी कम्युनिज्म को फॉलो करते हैं वो बड़े लॉलेस लोग होते हैं। Such notions prevailed everywhere in South India at that time also। तो ये जो आइडियाज हैं, ऐसी बातें पूरे साउथ इंडिया में उस टाइम पर भी फेमस थी। Naturally floated about vaguely among the खादी clad poets। तो नेचुरली सी बात है, ये सारी बातें धीरे धीरे उड़ते हुए, ठीक है, रैंडमली पहुंचती हैं इन खादीआइट्स के पास, यानी इन लोगों के पास, इन पोएट्स के पास। एविडेंस ऑफ इट वॉज सून फोर्थकमिंग। और ये कैसे पहुंचती हैं और ये लोग कैसे कम्युनिज्म के अगेंस्ट थे वो आपको आगे देखने को मिलेगा। होता क्या है, एक बार की बात है, फ्रैंक बुचमैन करके एक आदमी था, उसकी मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी, ये बेसिकली एक नाटक का ग्रुप से, इंग्लिश में क्या कहेंगे हम, थिएटर ग्रुप, सॉरी। एक बार क्या होता है, एक थिएटर ग्रुप जिसका नाम था मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी करके एक थिएटर ग्रुप जो है वो जेमिनाई स्टूडियो पहुंचता है, सम 200 स्ट्रॉन्ग। तो बेसिकली कुछ 200 मेंबर्स का बना हुआ, ठीक है, 200 मेंबर्स का एक ग्रुप, ठीक है, जिसका नाम था मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी, और इनका हेड था फ्रैंक बुचमैन। ये लोग पहुंचते हैं जेमिनाई स्टूडियो। दे विजिटेड मद्रास सम टाइम इन 1952। They could not have found a warmer host in India than Gemini Studio। और Gemini Studio से अच्छा होस्ट इनको मिल ही नहीं सकता था।
Someone called the group an international circus. कई लोगों ने इस ग्रुप को ना इंटरनेशनल सर्कस भी बोला कि भैया ये लोग ना पागलों की टोली है, ये सारे एक से बढ़ के एक गधे हैं यहाँ पर जो आए हैं, ठीक है. They weren't good on the trapeze and their acquaintance with animal was only at the dinner table. बड़ी अच्छी लाइन है, समझने वाली, मजा आएगा ये सुनकर. अब वो कहते हैं जो ट्रेपीज है यानी जो इनका ट्रैम्पोलिन होता है, ठीक है, ये लोग जो यहाँ पर अपना फंक्शन परफॉर्म करने आए हैं, ये अपने ट्रैम्पोलिन पर तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, और इनका जो रिलेशन है एनिमल्स के साथ. अब आपको पता है सर्कस में क्या होता है, प्लेस में क्या होता है, एनिमल्स यूज होते हैं, ठीक है, एक्ट करने के लिए. तो वो कहते हैं प्ले में तो बेचारों का एनिमल का कोई यूज है नहीं, इनके जीवन में एनिमल का जो के साथ जो इनका रिलेशन है वो सिर्फ डिनर टेबल तक ही सीमित है, ठीक है. ये लोग सिर्फ चिकन खा सकते हैं लेकिन चिकन को यूज नहीं कर सकते, दे कैन डू नथिंग ऑफ इट. बेटा ट्रैम्पोलिन वो कूदने वाला नहीं होता जिसमें इलास्टिक लगा होता है, खुशी. बट दे प्रेजेंटेड टू प्लेज इन द मोस्ट प्रोफेशनल मैनर. वो कहते हैं ये लोग जैसे भी हों, इन्होंने जेमिनाई स्टूडियो में 2 प्लेज परफॉर्म करे बहुत प्रोफेशनली. एक का नाम था जोथम वैली और दूसरे का नाम था फॉरगॉटन फैक्टर. इनको याद कर लेना, ये दोनों नाम बड़े जरूरी हैं, ठीक है. दे रैन सेवरल शोज इन मद्रास, ठीक है, इन्होंने बहुत सारे अलग अलग शोज करे मद्रास में. एंड अलॉन्ग विद अदर सिटीजन्स ऑफ द सिटी द जेमिनाई फैमिली ऑफ 600 सॉ द प्लेज ओवर एंड ओवर अगेन. तो बहुत सारे लोग जो थे वो जेमिनाई स्टूडियो के, उन्होंने बार बार इनके प्लेज को देखा. The message of the plays were usually plain and simple homilies. अब वो कहते हैं जो मैसेजेस थे इनके प्लेन प्लेस के वो बड़े सिंपल होमिलीज यानी होम लाइक थे. बेसिकली जीवन के डे टू डे लाइफ के ऊपर ये लोग प्लेस करते थे. लेकिन इनके जो सेट थे, इनके जो कॉस्ट्यूम्स थे वो A+, बहुत बढ़िया, मजा आ जाता था देखकर कि वाह. मद्रास और तमिल ड्रामा कम्युनिटी जो थे ये इतना ज्यादा इंप्रेस हो गए थे इन 2 प्लेस से, जोथम वैली और फॉरगॉटन फैक्टर से, कि कुछ आने वाले सालों तक जितने भी तमिल प्लेस हुए आगे इनके जाने के बाद उसमें सनराइज और सनसेट का सीन बिल्कुल सिमिलर मैनर में डाला गया जैसा जोथम वैली में था. कि आपके पास एक एम्प्टी स्टेज है, ठीक है, आपके पास एक खाली व्हाइट कलर का स्टेज है, ठीक है, पीछे एक व्हाइट बैकग्राउंड है, एक व्हाइट कलर का कर्टेन लगा हुआ है और एक वो फ्लूट की ट्यून में ना 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 और सूरज की रोशनी ऐसे स्क्रीन पर दिखाई जा रही है. इट वॉज सम इयर्स लेटर. अब ठीक है, ये बड़ा फेमस हुआ इनका, ठीक है. अब वो कहते हैं इट वॉज सम इयर्स लेटर कि उन्हें पता लगा कि जो MRA था, मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी था, वो एक काउंटर मूवमेंट था टू इंटरनेशनल कम्युनिज्म, ठीक है. इट वॉज अगेंस्ट कम्युनिज्म. ये जो लोग आए थे यहाँ पर ये अपने प्लेज के थ्रू जो है दिखाना चाह रहे थे कि ये लोग कम्युनिज्म के अगेंस्ट हैं. तो भैया चोर चोर मुसेरे भाई, जेमिनाई स्टूडियो वाले लोगों को भी कम्युनिज्म पसंद नहीं है, मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी को भी कम्युनिज्म पसंद नहीं है, तो दोनों भाई बन गए, ठीक है. तुम्हारे दुश्मन का दुश्मन तुम्हारा दोस्त हो गया, ये वही वाली बात हो गई. तो दोनों को ही मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी नहीं पसंद, तो दोनों दोस्त बन गए. और इसीलिए हमारे जो जेमिनाई स्टूडियो है इससे अच्छा होस्ट MRA को मिल ही नहीं सकता था, क्योंकि दोनों का जो ऑब्जेक्टिव था वो सेम था. और जो बड़े बड़े बॉसेस थे मद्रास के, वासन, सिंपली प्लेड इनटू देयर हैंड्स. मतलब इतना, ये इनका कहने का मतलब ये था कि कम्युनिज्म जो है वो एक इंटरनेशनल रैकेट है, ठीक है, वो एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, एक इंटरनेशनल एजेंडा है, और हमारे जो ये छोटे मोटे वासन जैसे बॉस हैं ये तो बस इनके इशारों पर खेलते हैं, इनके इशारों पर नाचते हैं. ये जो प्रोपेगेंडा है बेसिकली कम्युनिज्म का, इट गोज बियॉन्ड आवर कंट्री, इट गोज बियॉन्ड आवर नेशन. अब वो कहते हैं आई एम नॉट श्योर हाउएवर दिस वाज इंडीड द केस. वो कहते हैं मुझे नहीं पता बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद यही हुआ होगा. एंड फॉर द अनचेंजेबल एस्पेक्ट ऑफ दीज बिग बॉसेज एंड देयर एंटरप्राइजेस रिमेन द सेम. अब वो कहते हैं क्योंकि जो आगे का समय था उसमें ये जितने भी बड़े बड़े बॉसेज हैं और इनके जो वर्क हैं, ठीक है, इनका जो बिजनेस है उसमें तो खास कोई फर्क नहीं आया. MRA और नो MRA, इंटरनेशनल कम्युनिज्म और नो इंटरनेशनल कम्युनिज्म, ये लोग जैसा जीवन जी रहे थे इनका जीवन चलता रहा. अब वो कहते हैं यहां पर ये जो लोग आए, MRA वाले आए, इन्होंने अपना प्ले किया और इन्होंने काफी इंजॉय किया. The staff of the Gemini studio had a nice time hosting 200 people of all hues and sizes. तो वो कहते हैं यहाँ पर ये जब लोग आए तो इनका बहुत अच्छा समय बीता कि अलग अलग कलर के, अलग अलग, ठीक है, बॉडी टाइप्स के लोगों को इन लोगों ने यहाँ पर एंटरटेन करा. 20 नेशनैलिटीज के अलग अलग लोग यहाँ पर प्ले परफॉर्म करने आए थे.
It was such a change from the usual collection of crowd players waiting to be slapped with thick layers of makeup by the office boy in the makeup department. अब वो कहते हैं एक बहुत अच्छा चेंज था हमारे लिए कि हम लोग पुराने वही घिसे पिटे प्लेयर्स की जगह कुछ नया प्ले देख रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर हम लोगों के मुंह पर थोप थोप के मेकअप लगाते हैं. इट इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दैट. अब वो कहते हैं कि ये चलो एमआरए आया और एमआरए चला गया. एमआरए के जाने के थोड़े दिनों बाद ही वापस से फोन बजने लग जाते हैं जेमिनाई स्टूडियो में, ये बताते हुए कि अब एक नया, ठीक है, अब एक और नया जो गेस्ट है वो आने वाला है. ठीक है, अ न्यू गेस्ट इज कमिंग नाउ. कुछ मंथ्स बाद ही टेलीफोन लाइंस ऑफ द बिग बॉसेस ऑफ मद्रास बज्ड. ठीक है, वापस से जो है फोन बजे और इस बार वापस से बोला गया कि जेमिनाई स्टूडियो में कोई आने वाला है. ठीक है, पूरा जेमिनाई स्टूडियो खाली किया गया, शूटिंग स्टेज को खाली किया गया एक और नए विजिटर की एंट्री के लिए. लेकिन जैसे पिछली बार हमें ये पता था कि किसकी एंट्री होने वाली है, इस बार हमें ये पता ही नहीं है कि यहाँ पर कौन आने वाला है. ठीक है, इस बार इट इज नॉट इवन टोल्ड कि कौन आने वाला है, बट कोई आने वाला है. अब कौन आने वाला है वो देखते हैं. ठीक है, अब पहले तो भैया पता नहीं था कि कौन आने वाला है, लेकिन अब ये पता है कि कौन आने वाला है. लेट्स सी, सॉरी, पहले तो पता था कि कौन आएगा, अब ये इस बार तो यही नहीं पता कि आने कौन वाला है. कृति, क्या मिलेगा बेटा मुझे, तुम्हें इग्नोर करके बताओ जरा. All they said was that he was a poet from England. अब लोगों को बस इतना ही पता था कि भैया इंग्लैंड से एक पोएट आ रहा है. The only poets from England the simple Gemini staff knew or heard were Wordsworth and Tennyson. अब वो कहते हैं भैया इंग्लिश का कोई इंग्लैंड का पोएट आ रहा है, कोई इंग्लैंड का पोएट आ रहा है, कौन आ रहा है पता ही नहीं भाई. अब वो कहते हैं यहाँ के लोग बेचारे इतने सिंपल, इतने सीधे साधे थे कि इंग्लिश पोएट का इन्हें सिर्फ नाम पता होता था, जैसे वर्ड्सवर्थ हो गया, टेनिसन हो गया. ठीक है, और ज्यादा लिटरेट, थोड़े और एजुकेटेड लोगों को जॉन कीट्स, पर्स बिशेस शेली, जॉन बायरन के बारे में पता है, और एक दो को ही थोड़ी बहुत नॉलेज होगी किसी बाय द नेम ऑफ जॉर्ज एलियट एंड ऑल. तो वो कहते हैं यहाँ के लोग जो थे ना वो हिंदी साहित्य, हिंदी लिटरेचर के ज्यादा फॉलोअर थे. इंग्लिश पोइट्री के बारे में ज्यादा किसी को नहीं पता. बेटा कॉल्ड, रिंग्ड, बजना. Who was the poet visiting the Gemini studio now? अब सबसे बड़ी मिस्ट्री लोगों के मन में ये थी कि भाई इस बार कौन आ रहा है. Who is coming to Gemini studio this time? अब कोई बोलता है, अब भैया रूमर्स आ रहे हैं कि ये कौन है, भैया देखते हैं. He is not a poet. किसी ने बोला कि वो एक पोएट नहीं है, वो एक एडिटर है. That's why the boss is giving him a big reception. ठीक है, और वो कहते हैं इसीलिए हमारे बॉस जो है वो एक एडिटर है, वो एक पोएट नहीं है, इसीलिए वो उसे एक बड़ी एंट्री दे रहे हैं कि वो हमारे बारे में जाकर अच्छा अच्छा लिखेगा. ये सब क्या हो रहा है, ध्यान से सुनो बेटा, खुशी भूल के ये चीज की ट्रैम्पोलिन क्या होता है, अगर बाकी बच्चों का रिप्लाई नहीं करोगे तो समझ जाओगे. बेटा ये एलियट पोएट्स के नाम है, तो बेसिकली वो ये कहते हैं कि यहाँ के लोगों को कुछ कुछ पोएट्स के नाम पता होंगे. किसी को वर्ड्सवर्थ, टेनिसन के बारे में पता होगा, थोड़े और पढ़े लिखे होंगे तो जॉन कीट्स, शेली वगैरह के बारे में पता होगा, और कोई एक आता होगा जिसे एलियट का नाम पता होगा, लेकिन इंग्लिश पोएट के बारे में ज्यादा लोगों को यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं होगी. ठीक है, अब वो कहते हैं कि यहाँ पर ये जो आदमी अब आ रहा है, किसी ने बोला कि नहीं भाई ये पोएट नहीं है, ये तो एक एडिटर है, इसीलिए बॉस जो है इसे एक बड़ा रिसेप्शन, एक बड़ी एंट्री दे रहा है कि वो बाद में जाकर हमारे बारे में अच्छा अच्छा लिखे. ठीक है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है दीपाली. वासन वॉज ऑल्सो द एडिटर ऑफ अ पॉपुलर तमिल वीकली आनंद विकातन. तो यहाँ पर जो हमारे वासन है, जो हमारे जेमिनाई स्टूडियो का बॉस है, वो भी उस समय पर एक एडिटर था आनंद विकातन नाम का. तो उन्हें लगा कि भैया एडिटर भाई भाई, तो इसीलिए उन्हें लगा कि भैया एक बाहर का एडिटर भी हमारे यहाँ पर आने वाला है. He wasn't the editor of any known names of British publications in Madras. अब यहाँ पर मैं चैट बंद कर रही हूँ बिकॉज चैप्टर थोड़ा ट्रिकी हो जाता है यहाँ से. अब जो हमारे SS वासन, ठीक है, जो यहाँ पर वासन के बारे में बात हो रही है, ये वासन कौन है बेटा, ये जेमिनाई का बॉस है. ठीक है, ये जेमिनाई का बॉस है. अब वो कहते हैं इसका एक अपना छोटा सा वीकली मैगजीन था आनंद विकातन नाम का, जिसमें ये एडिटर था. ऑल्दो ये किसी बड़े नाम के साथ जुड़ा हुआ नहीं था मद्रास में. ठीक है, हम सिर्फ जेमिनाई स्टूडियो के लोग इतना जानते थे. सिंस द टॉप मैन, जो ऊपर के आदमी है, द हिंदू, ठीक है, जो उस समय पर भी एक फेमस न्यूज़पेपर होता था, क्योंकि उन लोगों का फोन आया है कि हम किसी को भेज रहे हैं, इसीलिए वो उसे मना नहीं कर पाए. ठीक है, क्योंकि द हिंदू के टॉप मैन इनिशिएटिव ले रहे हैं यहाँ पर इस आदमी को भेजने का, जो कि एक मिस्ट्री है. ये मिस्ट्री मैन कौन आने वाला है. द सरमाइज वॉज दैट द पोएट वॉज एडिटर ऑफ अ डेली. तो इनका जो फाइनल कंक्लूजन है, जितना
इतना भी समझकर वो ये निकला कि जो आदमी आने वाला है वो एक पोएट भी है और साथ ही साथ किसी डेली किसी मैगजीन का, ठीक है, वो भी किसी वीकली मैगजीन का एडिटर भी है, बट नॉट फ्रॉम मैनचेस्टर गार्डियन। लेकिन वो मैनचेस्टर गार्डियन का नहीं है और लंदन टाइम्स का नहीं है, ये उस समय की फेमस बुक्स थी, ठीक है, ये फेमस मैगजीन्स थी। तो दे वर थिंकिंग कि यार ये बंदा एडिटर तो है लेकिन इतना भी फेमस मैगजीन्स का एडिटर नहीं है, ये एडिटर है लेकिन किसका है ये नहीं पता। तो बड़ी कंफ्यूजन चल रही है कि ये आदमी, इतना समझ में आ गया कि ये पोएट भी है एडिटर भी है, लेकिन ये ना तो मैनचेस्टर का एडिटर है ना लंदन टाइम्स के एडिटर है, यानी जो उस समय के दो फेमस ब्रिटिश मैगजीन्स थी उनका तो एडिटर नहीं है। तो भाई फिर ये एडिटर है किसका, और ये पोएट है या एडिटर है, ये क्या कर रहा है। तो जैसे तुम्हें कंफ्यूजन हो रही है कि ये आदमी कौन है, सिमिलर कंफ्यूजन यहाँ के लोगों को भी हो रही थी कि भाई कौन आ रहा है, हु इज द मैन, कोई पहचान ही नहीं पा रहा था कि ये है कौन। That was all that even the most well-informed among us knew. बस इतना ही पता था कि ये एक पोएट भी है और किसी न्यूज़पेपर का या मैगजीन का एडिटर भी है, बस। At last around 4 in the afternoon, तो जब पूरी तैयारी हो गई, कोई आ रहा है भैया, कोई भाई साहब आ रहे हैं, शाम को 4 बजे जो पोएट है या जो एडिटर है वो आ गए। किसी को नहीं पता कि ये कौन है, ये क्यों आया है, क्या पर्पस है, बस आ गया है। पूरा जेमिनी स्टूडियो सजा दिया है कि कोई आ रहा है। He was a tall man, और जब वो आदमी आया तो वो बड़ा टॉल सा था, वेरी इंग्लिश, बहुत ब्रिटिश लुक था उसका, वेरी सीरियस एंड ऑफ कोर्स वेरी अननोन टू ऑल ऑफ अस। और वो कहते हैं बड़ा ही सीरियस था उसका लुक और हमें देखकर पता लग रहा है कोई आया है, लेकिन कौन आया है, क्यों आया है, नथिंग, वी डोंट नो एनीथिंग। भैया हमें नहीं पता, माफ करो भैया, कौन है पता नहीं। Battling with half dozen pedestal fans on the shooting stage, the boss read out a long speech. अब वो कहते हैं यहाँ पर, अब लोग जानते नहीं है, सर फोटो सर फोटो सर फोटो सर फोटो करके साथ साथ में घूम रहे हैं, सर फोटो सर सेल्फी, ठीक है, ऐसे मतलब उस समय तो फोन्स नहीं थे, सर ऑटोग्राफ करते करते लोग जो है इनका ऑटोग्राफ ले रहे थे। और ये करते करते वो आदमी जैसे तैसे करके शूटिंग स्टेज पर पहुंचा। अब यहाँ पर बॉस ने इस आदमी की एंट्री पर एक बहुत लंबी सी स्पीच थी, ठीक है, ही गेव अ लॉन्ग स्पीच। It was obvious that he too knew precious little about the poet or the editor. और ये बहुत क्लियर दिख रहा था कि इवन वासन को भी नहीं पता कि ये आदमी कौन है, ठीक है, इवन वासन डिड नॉट नो कि ये आदमी कौन है। तो उन्हें पता है कि कोई आया है, ठीक है, इसकी स्वागत करना है, दैट्स इट। The speech was in all most general terms, but here and there it was peppered with words like freedom and democracy. तो आए और एक बड़ी नॉर्मल सी स्पीच दी, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, and spoke in between, और कभी कभी, ठीक है, had in between, ठीक है, spoke some words in between. ठीक है, और थोड़े बहुत ऐसे मतलब थोड़े बहुत ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स जैसे डेमोक्रेसी, फ्रीडम कहीं कहीं डाल दिया, बट बोल दिया। मगर वासन को भी नहीं पता कि ये आदमी कौन है, मतलब दैट्स हाउ क्लूलेस एवरीबडी वाज, बट समबडी हैज कम। He couldn't have addressed, okay, now then the poet spoke. अब क्या होता है, वासन स्टेज से उतरता है, पोएट स्टेज पर चढ़ता है और बोलना शुरू करता है। भाई अब जब ये पोएट बोलना शुरू करता है तो सबके लिए इट वॉज काला अक्षर भैंस बराबर, क्योंकि इतनी अंग्रेजी ना यहाँ पर किसी को आती है। एंड द वे द मैन स्पोक इन दैट इंग्लिश एक्सेंट, जब उसने बोलना शुरू करा और इंग्लिश एक्सेंट में बोलना शुरू करा, ब्रिटिश एक्सेंट में बोलना शुरू करा, कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ये तो किसी को समझ में ही नहीं आएगा कि भाई ये बंदा बोल क्या रहा है, ठीक है। द वे ही स्पोक, जब उसने बोलना शुरू करा तो लोग उसका एक्सेंट ही नहीं समझ पाए कि भाई साहब क्या कहना चाह रहे हैं, आए बैंगन। तो nobody was able to understand what is the man speaking. He couldn't have addressed more dazed audience. अब कहते हैं उस आदमी को आज से पहले इतनी clueless और silent audience उसने आज तक नहीं देखी होगी। No one knew what he was talking about, क्योंकि किसी को अंग्रेजी समझ ही नहीं आ रही, किसी को पता ही नहीं वो आदमी क्या बात कर रहा है। और जो उसका एक्सेंट है, ठीक है, जो उसका स्पीकिंग स्टाइल है, उसने तो भैया समझना भी फेल कर दिया। मतलब भाई साहब ऐसा बोल रहे थे कि कोई समझने की कोशिश भी करेगा कि वो क्या बोल रहा है तो नहीं समझ पाएगा, ठीक है। आई एम स्पीकिंग नॉर्मल इंग्लिश, तो आप समझ पा रहे हो, बट द डे आई स्टार्ट स्पीकिंग ब्रिटिश इंग्लिश आई टेक अप दैट एक्सेंट, ठीक है, कि आई वांट अ ग्लास ऑफ वाटर। तो आप लोग भी कंफ्यूज हो कि मैम क्या कहना चाह रहे हो, हिंदी बोलो, कान ठोक के बात करो, है ना। तो समझ में ही नहीं आ रहा कि भैया बोल क्या रहा है, कोई समझना भी चाहे तो ही ना समझ पाए। पहले तो अंग्रेजी में बोल रहे हैं, ऊपर से बड़ी भारी अंग्रेजी यूज कर रहे हैं भैया। The whole thing lasted about an hour. 1 घंटा भाई साहब स्पीच देते गए, बोलते गए, बोलते गए, बोलते गए। Then the poet left, और बोल बाल के पोएट भाई साहब चले गए। And we all dispersed, और सब लोग भी वहां से चले गए। शुक्र है भैया बला टली, 1 घंटा बकवास सुन ली हमने। In utter bafflement, they all were in surprise। ठीक है भाई, क्या था ये,
Nobody knew what they were doing. किसी को नहीं पता कि क्या हुआ है. कोई आया है, कोई बैठा है, कोई बोला है, बोल बाल के चला गया है, बात खत्म हो गई, ठीक है, मीटिंग खत्म, पैसा हजम, थिंग्स आर डन नाउ. अब लोग यही सोच रहे कि यार ये आदमी आया, इसके यहाँ पे आने का पर्पस क्या था. What is an English poet doing in a film studio? एक पोएट एक फिल्म स्टूडियो में क्या कर रहा है, जो तमिल फिल्म्स बनाता है, ठीक है, जो सिंपल लोगों के लिए, ठीक है, बेसिक तमिल में मूवीज बनाता है, वहां पर इतने भारी भरकम इंग्लिश पोएट की जरूरत ही क्या थी. और मूवी के जगह पर किसी पोएट की जरूरत क्या थी भाई. People who lives least afforded them the possibility of cultivating a taste for English poetry. अब वो कहते हैं how can simple people learn English poetry. अब वो कहते हैं हम इतने आसान, इतने सादे लोग हैं, हमसे हिंदी पोइट्री पढ़ी जाती है, हम क्यों इंग्लिश पोइट्री पढ़े. The poet looked pretty baffled too. और जो हमारा जो पोएट है, जो बोल बाल के चला गया है, उसके चेहरे के भी लुक्स बड़े सरप्राइज थे. For he must have felt the sheer incongruity of his talk. ठीक है, no connection. क्योंकि हो सकता है उनको भी समझ में आ रहा हो कि जो वो बोल रहे हैं लोगों को समझ में नहीं आ रहा है. ठीक है, about the thrills and travails, about the life and problems. क्योंकि वो बता रहे थे अपनी लाइफ और प्रॉब्लम्स ऑफ इंग्लिश पोएट के बारे में. बट लोग क्या करेंगे भाई जानकर. People do not relate to him. People did not relate to him. किसी को नहीं समझ में आया कि वहां पर वो क्या करने आया है. Nobody was able to connect with what the man was speaking. तो जो उसकी विजिट थी बेटा उस आदमी की, वो एक अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री बनकर रह गई कि वो आदमी वहां पर क्या करने आया था. ठीक है, अब यहाँ पर ये मिस्ट्री मैन की कहानी को हम पॉज डालेंगे, क्योंकि अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि हमारे अशोकामित्रन की लाइफ में क्या होता है. ठीक है, अब अशोकामित्रन अपनी कहानी शुरू करते हैं, अपने बारे में बताते हैं, और वापस से बेटा एक बारी अभी हम मिस्ट्री मैन से जुड़ेंगे. ठीक है, अभी हमें मिस्ट्री मैन की आइडेंटिटी पता लगेगी, लेकिन अब हम जानेंगे कि अशोकामित्रन की लाइफ में ऐसा क्या हुआ जिससे वो ये पहचान गए कि ये मिस्ट्री मैन कौन था. तो वो कहते हैं द ग्रेट प्रोज राइटर्स ऑफ द वर्ल्ड मे नॉट एडमिट इट. तो अशोकामित्रन कहते हैं कि जो बड़े बड़े प्रोज राइटर्स हैं, जो बड़े बड़े स्टोरी राइटर्स हैं, वो ये बात नहीं मानेंगे. बट माई कन्विक्शन ग्रोज स्ट्रॉन्गर डे आफ्टर डे. लेकिन वो कहते हैं मेरा जो थॉट है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है कि प्रोज राइटिंग, स्टोरी राइटिंग इज नॉट एंड कैन नॉट बी द ट्रू परस्यूट ऑफ अ जीनियस. कि स्टोरी राइटिंग एक ट्रू वर्क, एक ट्रू प्रोफेशन जीनियस का तो नहीं हो सकता. अब ऐसा वो क्यों सोचते हैं. वो कहते हैं कि भैया इट इज फॉर द पेशेंट. वो कहते हैं ये काम है पेशेंट व्यक्ति के लिए, ये काम है शांत व्यक्ति के लिए, परसिस्टेंट व्यक्ति के लिए, जो लगातार मेहनत करेगा. ठीक है, हुज हार्ड वर्किंग, ठीक है, हुज पेशेंट, जो मेहनत करता जाएगा, परसिवरेंट व्यक्ति के लिए. ड्रज विद अ हार्ट सो श्रंकन दैट नथिंग कैन ब्रेक इट. ठीक है, ही इज ब्लेस्ड काइंड ऑफ विद अ हार्ट, जिसको कोई तोड़ नहीं सकता. क्योंकि बहुत लोग तुम्हारी स्टोरीज पढ़ के तुम्हारी स्टोरीज को रिजेक्ट करेंगे. ठीक है, तो आपका दिल उतना पक्का होना चाहिए कि 10 बार भी अगर आपकी स्टोरी को कोई रिजेक्ट कर दे तो आपको बुरा ना लगे. रिजेक्शन स्लिप्स डजंट मीन अ थिंग टू हिम. अगर आपकी स्टोरी को कोई पसंद नहीं कर रहा, इट शुड नॉट मैटर टू यू. ही एट वंस सेट्स अबाउट मेकिंग अ फ्रेश कॉपी ऑफ लॉन्ग प्रोज पीस एंड सेंड्स इट टू अनदर एडिटर इन क्लोजिंग पोस्टेज फॉर द रिटर्न ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट. वो कहते हैं देखो एक प्रैक्टिकल आदमी कैसा होगा, एक प्रैक्टिकल राइटर कैसा होगा, जिसका पहली बात तो दिल बहुत मजबूत होगा, जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया में कि अगर एक एडिटर ने उसकी राइटिंग को वो कर दिया, इग्नोर कर दिया या मना कर दिया या रिजेक्ट कर दिया, तो उसके ऊपर उस रिजेक्शन का फर्क नहीं पड़ना चाहिए. वो आदमी ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल भी हार ना माने और उसी समय एक फ्रेश कॉपी ऑफ लॉन्ग प्रोज बनाना शुरू करे, दूसरे एडिटर को भेजे और साथ में उसको ये भी लिख कर दे कि भाई पढ़ने के बाद ना मुझे मेरी मैन्यूस्क्रिप्ट, मुझे मेरी जो स्क्रिप्ट है वो वापस भेज दियो. ठीक है, इट वॉज फॉर सच पीपल, ऐसे ही एंथुजियास्टिक राइटर्स के लिए हिंदू ने, जो द हिंदू न्यूज़पेपर है, उन्होंने एक टाइनी अनाउंसमेंट निकाली थी अपने एक इनसिग्निफिकेंट कॉर्नर ऑफ एक अनइम्पॉर्टेंट पेज इन अ शॉर्ट ऑन अ न्यूज़पेपर, जिसमें उन्होंने एक शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट के बारे में बताया था, जो कि एक ब्रिटिश पीरियोडिकल, ठीक है, एक ब्रिटिश वीकली मैगजीन ने ऑर्गेनाइज किया है. ठीक है, और उस वीकली मैगजीन का नाम था द एनकाउंटर. ठीक है, और उस वीकली मैगजीन का नाम क्या था, उस वीकली मैगजीन का नाम था द एनकाउंटर. अब यहां तक एक बारी मैं जानना चाह रही हूँ कि स्टोरी कनेक्ट हो रही है, क्लियर हो रहा है. एक बार फटाफट से सब बच्चे मुझे बता दो कि क्या यहां तक तुम लोगों को स्टोरी क्लियर हो रही है.
क्षितिज, क्या नहीं समझ में आ रहा है भाई तुम्हें? क्षितिज कह रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है मगर फिर भी देख रहा हूं। तो क्या नहीं समझ में आ रहा है क्षितिज, बताओ, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को अभी सॉल्व करती हूँ, अभी समझाती हूँ। इक्रिस, हाँ नाम से तो याद हो बेटा। बोरिंग तो बेटा बहुत जोर से लगेगी तुम्हें ये कहानी, मुझे पता है ये कहानी बोरिंग ही है। खुशी कह रही है मैम मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ बट बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो जाती हूँ। क्यों बेटा, ब्लूटूथ हो गया, सॉरी। कोई नहीं, अंडरस्टैंडेबल है, थोड़ा अजीब चैप्टर है यार। मैं बता रही हूँ, ये ना क्या करते हैं, ये कहते हैं सॉरी, नहीं नहीं, क्षमा चाहते हैं। बेसिकली इस चैप्टर में जो बात ये लोग सीधे तरीके से बता सकते हैं ना, ठीक है, जिस चैप्टर में ये लोग बात सीधे तरीके से बता सकते हैं, ये क्या करते हैं, ये घुमा देते हैं ऐसे कान को। ये कहते हैं कान ऐसे मत पकड़ो, वो कहते हैं कान ऐसे पकड़ो। कुछ ऐसा ही हाल है, हाँ पता लग रहा है बेटा। तो बेसिकली ये चैप्टर क्यों दिया मैं बताती हूँ तुम्हें। कहानी ऐसी थी, आज से ना कुछ साल पहले, मतलब जब तक हमारा कोर्स चल रहा था, आज से 10 साल पहले, ये चैप्टर ना हमारे सिलेबस से डिलीटेड था, ठीक है। ये जो चैप्टर था बेटा ये हमारे सिलेबस से डिलीटेड था, ठीक है। लेकिन अब ये चैप्टर बेकार के अंदर हमारे सिलेबस के अंदर डाल दिया गया है, ठीक है। बेकार में मतलब इस चैप्टर का कोई यूज ही नहीं था जिसको बेकार में हमारे सिलेबस में डाला गया है, ठीक है। तो मुझे तो ये चैप्टर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बट मैं तुम्हें फिर से बताती हूँ कि कहानी में क्या हुआ है ताकि तुम लोग रिलेट कर पाओ, ठीक है। कुछ भी नहीं आ रहा है समझ में। दीप मोनी दास, अब समझो मैं क्या बता रही हूँ तुम्हें। यहाँ पर देख रही हूँ बेभाषा तुम्हारा डाउट, 2 मिनट रुको। कहानी में अभी हुआ क्या है, लेट मी टेल यू। कहानी में हमारे जो सुब्बू के बाद कहानी खत्म हो गई, अब वो बताते हैं कि उस समय पर ना लोग जितने भी थे हमारे जेमिनाई स्टूडियो के, वो सब लोग ना कम्युनिज्म के अगेंस्ट थे। अब क्योंकि ध्यान से सुन लो, अब मैं वापस नहीं रिपीट करूंगी, ठीक है। तो जितने भी लोग थे ना वो कम्युनिज्म के अगेंस्ट थे। उस समय पर एक थिएटर ग्रुप आता है इनके जेमिनाई स्टूडियो में जिसका नाम था मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी। वैसे तो ये आदमी लोग बड़े पागल थे मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी के, लेकिन इन्होंने यहाँ पर आकर 2 प्लेस परफॉर्म किए, ठीक है। वो 2 प्लेस थे, जोथम वैली और फॉरगॉटन फैक्टर। ऑल्दो इनका जो सेट था, जो शो था, वो बहुत सिंपल आइडियाज पर बेस्ड था, लेकिन जो इनका सेट इन्होंने यूज करे, जो इन्होंने इमेजेस यूज करी, जो तरीका इन्होंने अपने प्ले को प्रेजेंट करने में यूज करा, वो बहुत बढ़िया था। जैसे आप लोगों ने आज भी थिएटर में देखा होगा, जब सुबह होती है तो ऐसे वो पीछे फ्लूट बज रही होती है और ऐसे जो व्हाइट कलर के बैकग्राउंड पे ऊपर एक येलो कलर की रोशनी आ रही होती है जो सनराइज और सनसेट दिखाता है, ठीक है। तो वहां पर ऐसे जो प्लेस का ये जो आइडिया था ये पूरे मद्रास में उस समय बहुत फेमस हो गया। अब मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी यहाँ पर आया, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत प्रेज मिली उन्हें जेमिनाई स्टूडियो के लोगों से। और जेमिनाई स्टूडियो में से जाने के बाद जेमिनाई स्टूडियो के लोगों को पता लगता है कि ये जो मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी है ना, ये इंटरनेशनल कम्युनिज्म के अगेंस्ट है। अब यहाँ जेमिनाई स्टूडियो वाले कम्युनिज्म के अगेंस्ट और मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी इंटरनेशनल कम्युनिज्म के अगेंस्ट। तो दोनों का आइडिया सेम है, दोनों का लॉजिक सेम है, तो भैया चोर चोर मुसेरे भाई हो गए। अब वो कहते हैं मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी के थोड़े दिन बाद ही, ये बेटा एक थिएटर ग्रुप का नाम है बेटा, मानसी चौधरी। थोड़े दिनों बाद क्या होता है, फिर से एक बार एक न्यूज आती है, जेमिनाई स्टूडियो के फोन बजने लगते हैं कि एक और व्यक्ति को हम जेमिनाई स्टूडियो भेज रहे हैं, अब आप उनके स्वागत की तैयारी करनी शुरू कर दीजिए। अब जितने भी लोग हैं जेमिनाई स्टूडियो के, उनको पता ही नहीं कौन आ रहा है, दे वर वेरी क्लूलेस। किसी ने बोला पोएट आ रहा है, किसी ने बोला कि नहीं भाई पोएट नहीं आ रहा, एडिटर आ रहा है। तो अब लोगों ने सोचा कि भाई एक ब्रिटिश पोएट आ रहा है जेमिनाई स्टूडियो में, यहाँ पर हम हिंदी पढ़ने वाले हैं, तमिल पढ़ने वाले लोग हैं, हम अंग्रेज पोएट के बारे में क्या करेंगे, क्योंकि ज्यादा लोगों को इंग्लिश पोएट्स के बारे में पता ही नहीं होता था कि इंग्लिश पोएट्स क्या करते हैं, किस पर्पस के लिए यहाँ पर आते हैं, या क्या उनकी पोएट्री है, बिकॉज हम हिंदी लिटरेचर में ही इतने ज्यादा इंक्लूडेड थे। तो अब देवर थिंकिंग कि ये आदमी कौन है। फिर उन्हें नई इन्फॉर्मेशन लोगों को पता लगती है जेमिनाई स्टूडियो की कि ये आदमी जो है ये एक एडिटर है, ठीक है, ये एक एडिटर भी है। फिर उन्होंने सोचा कि यार ये ना तो मैनचेस्टर ना लंदन, ये जो 2 फेमस न्यूज़पेपर्स हैं, दो फेमस मैगजीन्स हैं, ये व्यक्ति उसका एडिटर भी नहीं है। तो फिर ये है कौन, ये पोएट है, ये एडिटर है, ये क्या है, व्हाट इज दिस मैन, ये क्या करने आया है यहाँ पर, किसी को नहीं पता।
फाइनली वो दिन आता है जिसमें ये ब्रिटिश पोएट यहाँ पर आता है और एस.एस. वासन, भाई साहब वो जो बॉस है यहाँ का वो भी क्लूलेस है कि ये आदमी कौन है। ये आदमी को यहाँ पर बुलाया इसीलिए गया है क्योंकि द हिंदू जो उस समय का एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है, वहां के इंपॉर्टेंट लोगों ने बोला है कि भाई आपको इस आदमी को यहाँ पर बुलाना है। तो जस्ट बिकॉज कि हिंदू ने बोला, द हिंदू ने बोला है कि इन्हें बुलाओ, तो यहाँ पर इस आदमी को लेकर आ गए हैं। जब ये ब्रिटिश मैन यहाँ पर आता है, स्टेज पे खड़े होकर अपनी स्पीच देता है, तो पहली बात तो वो अंग्रेजी में बात कर रहा है, तो भैया काला अक्षर तो भैंस बराबर, लोगों को अंग्रेजी नहीं समझ में आ रही। दूसरा, उसके बोलने का तरीका, जो उसका एक्सेंट है वो इतना अजीब था, इतना खराब था कि जो लोग हैं वो उसके एक्सेंट से कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे। 1 घंटा वो आदमी आया, अपनी लाइफ के बारे में बताकर गया कि एक पोएट के जीवन में क्या क्या परेशानी होती है, क्या क्या चीजें वो फेस करता है, और बोल बाल के भाई साहब वहां से चले गए। अब लोग भी क्लूलेस, वो आदमी भी क्लूलेस, उस आदमी को भी बिल्कुल क्लूलेस ऑडियंस मिली और ऑडियंस को भी एक क्लूलेस स्पीकर मिला। किसी को नहीं पता भैया क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है बोल के ये खत्म हो गया। यहां पर वो मिस्ट्री मैन कौन था, वो मिस्ट्री मैन क्या करने आया, वो खत्म। अब कहानी आती है अशोकामित्रन पे, ठीक है। मिस्ट्री मैन को थोड़ी देर के लिए तुम साइड कर दो। अब यहाँ पर अशोकामित्रन थोड़ा ब्लैबर करते हुए बोलते हैं कि जो एक असली राइटर होता है ना, वो उसका दिल बड़ा पक्का होता है। उसकी राइटिंग को कोई 10 बार भी रिजेक्ट कर देगा ना, तो वो इतना इंथुजियास्टिक होगा, इतना एनर्जेटिक होगा कि वो क्या करेगा, वापस से किसी ना किसी को अपनी राइटिंग भेजेगा कि चल तूने रिजेक्ट कर दी तो मैं किसी और को भेजता हूं, वो शायद मेरी राइटिंग को रिस्पेक्ट करेगा, शायद वो मेरी राइटिंग को पढ़ेगा। अब वो कहते हैं ऐसे ही राइटर्स के लिए जो लिखना चाहते हैं, जो बहुत एनर्जेटिक है, जो बहुत एंथुजियास्टिक है अपने काम को लेकर, ऐसे ही राइटर्स के लिए द हिंदू ने अपने न्यूज़पेपर के किसी बड़े ही बेकार से अनपॉपुलर कॉलम के किसी अनपॉपुलर कोने में एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट दिया था कि एक शॉर्ट स्टोरी राइटिंग कॉम्पिटिशन होने वाला है, जिसको ऑर्गेनाइज करा रहा है द हिंदू का ही एक सबऑर्डिनेट वीकली मैगजीन, द हिंदू का ही एक छोटा वर्जन, ठीक है, उनका ही एक छोटा ब्रांच जिसका नाम है दी एनकाउंटर नाम की एक एक्स्ट्रा मैगजीन आती है, एक ब्रिटिश वीकली मैगजीन आती है। वो लोग वो यहाँ पर एक क्या कर रहे हैं, स्टोरी राइटिंग कंपटीशन करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ तक मुझे बताओ कि अब तुम्हें मैंने जितनी स्टोरी अभी तक कवर कराई है उसको शॉर्ट में जिस्ट में एक्सप्लेन कर दिया है। अब बताओ कि यहाँ तक कहानी क्लियर है, क्योंकि अब मैं कहानी खत्म करवाऊंगी इसके बाद, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा बचा नहीं है चैप्टर। Who is narrating the paragraph? बेटा the entire story is narrated by Ashokamitran only. मैम इसमें ह्यूमर का कत्ल हुआ है। हाँ एग्जैक्टली बेटा, कत्ल बेरहमी से कत्ल हुआ है। यू कॉल इट कत्ल, आई कॉल इट बेरहमी वाला कत्ल। Dispersed to go away, cultivate to grow, insignificant जिसकी कोई वैल्यू नहीं है बेटा। Who was the boss? बेटा his name was S.S. वासन। All the best बच्चे केशव। स्टोरी नहीं बेटा, कोमल स्टोरी भी पढ़नी है। पेडेस्टल बेटा चलने वाले लोग, सड़क पर चलने वाले लोग। हाँ स्टोरी को एनकाउंटर क्यों रखा गया था बेटा, नाम है उस किताब का, एनकाउंटर कुछ भी रख सकते हैं वो। MRA है बेटा, मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी। थैंक यू बच्चे मोनिका। मैम बट अशोकामित्रन itself is a writer, then why he called prose writing as not for a work of, क्योंकि बेटा वो जीनियस की बात कर रहे थे, नॉट जेन्युइन, वो जीनियस की बात कर रहे हैं। अब जानेंगे कि अच्छा, अब इन्होंने देखा कि भैया दी एनकाउंटर में एक एडवर्टाइजमेंट आई हुई है स्टोरी राइटिंग के लिए। अब इस टाइम तक हमारे अशोकामित्रन जो थे बेटा, वो जेमिनाई स्टूडियो को छोड़ चुके थे, ठीक है। अब इस समय तक वो जेमिनाई स्टूडियो को छोड़ चुके थे और वो खुद की राइटिंग पर फोकस कर रहे थे अशोकामित्रन, ठीक है। वो खुद की राइटिंग पर फोकस कर रहे थे, ठीक है। चैट बॉक्स बंद कर रही हूँ, वापस से समझाती हूँ फिर। ऑफ कोर्स द एनकाउंटर, अब ऑब्वियसली जो एनकाउंटर है वॉज नॉट अ कॉमोडिटी, ठीक है। इट वॉज नॉट अ मैगजीन दैट वॉज नोन टू ऑल, ठीक है। वो एक ऐसी मैगजीन नहीं थी जिसको जेमिनाई के लिटराटी, जिसको जेमिनाई के पोएट्स जानते होंगे, तो डेफिनेटली वो एक अननोन, काफी अनकॉमन सी वो थी मैगजीन। I wanted to get an idea of the periodical before I spent a considerable sum in postage sending a manuscript to England. तो अब भाई इससे पहले कि हमारे अशोकामित्रन स्टोरी कंपटीशन में पार्ट लेना चाहते थे, तो इससे पहले कि वो अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट, अपनी स्टोरी की आइडिया को इंग्लैंड भेजें, जिसका पोस्टेज का पैसा भी उनका लगेगा, वो एक बार इस पीरियोडिकल को, जो दी एनकाउंटर नाम की किताब है, इसको एक बार देख लेना चाहते थे कि क्या वर्थ इट है इसके अंदर अपनी राइटिंग को भेजना।
उन दिनों में जो ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी थी हैड एन एंट्रेंस विद लॉन्ग विंडेड साइन बोर्ड्स एंड नोटिसेस टू मेक यू फील यू आर स्नीकिंग इनटू अ फॉरबिडन एरिया। तो वो कहते हैं उस समय पर ब्रिटिश काउंसिल की बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज के ऊपर ना साइंस लगे होते थे कि इंडियंस नॉट अलाउड एंड ऑल दैट, जो आपको ऐसा फील कराते थे कि जैसे आप एक फॉरबिडन एरिया, आप एक प्रोहिबिटेड एरिया के अंदर, आप एक अनवांटेड एरिया के अंदर एंटर कर रहे हो। अब वो कहते हैं मैं आया ब्रिटिश काउंसिल की लाइब्रेरी में, यहाँ पर उन्हें बहुत सारी कॉपीज मिलती हैं दी एनकाउंटर की। ठीक है, यहाँ पर जब वो आते हैं तो उन्हें दी एनकाउंटर नाम की बुक की बहुत सारी कॉपीज मिलती हैं, लाइंग अबाउट इन वेरियस डिग्रीज ऑफ फ्रेशनेस, मतलब फ्रॉम प्रीवियस मंथ्स, ठीक है, फ्रॉम प्रीवियस मंथ्स टू न्यू मंथ्स, ठीक है, पुरानी से लेकर नए मंथ की किताबें यहाँ पर पड़ी हुई हैं, ऑलमोस्ट अनटच्ड बाय रीडर्स, बिल्कुल ऐसा जैसे किसी ने दी एनकाउंटर उठाकर देखा ही नहीं है, किसी ने वो न्यूज़पेपर, किसी ने वो मैगजीन खोली ही नहीं है। When I read the editor's name, अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर स्टोरी में अब उस मिस्ट्री मैन का कनेक्शन आने वाला है। अब यहाँ पे आकर जब एडिटर का नाम हमारे अशोका मित्रन ने पढ़ा, आई हर्ड अ बेल रिंगिंग इन माई श्रंकन हार्ट। अब वो कहते हैं मेरे वो तूने मारी एंट्री यार दिल में बजी घंटियां, अब इनका बिल्कुल वही हो रहा है। अब इन्हें लग रहा है कि इसको तो मैं जानता हूं, अरे तो जिंदा है। It was the poet who had visited the Gemini studio। जब एडिटर का नाम पढ़ा, एडिटर की फोटो देखी, तो हमारे जो अशोका मित्रन है उनको लगा कि अरे वाह कि तूने मारी एंट्री यार दिल में बजी घंटियां। उन्हें बिल्कुल ऐसा ही लगता है क्योंकि जैसे ही उन्होंने उस आदमी की फोटो देखी, उन्हें पता लगा अरे ये तो वही है, ये तो जिंदा है, ये वही आदमी है जो जेमिनी स्टूडियो में आए थे। और उन्हें ऐसा लगता है कि हाय, मतलब उन्होंने जीवन का बहुत ही बड़ा जो सच है वो पहचान लिया है कि ये वही आदमी है जो हमारे जेमिनी स्टूडियो में आया था। यानी यहाँ पर वो आकर ये पहचान जाते हैं कि उस आदमी की आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर ली उन्होंने कि ये आदमी कौन था भैया, ये आदमी है दी एनकाउंटर नाम के न्यूज़पेपर के मैगजीन का एडिटर। हम कह रहे थे ना एडिटर है, लेकिन किसका एडिटर है भैया, ये एडिटर है दी एनकाउंटर नाम की मैगजीन का। 7 करोड़ दे दो इसको, ठीक है। और हमारे अशोका मित्रन को ऐसा लगता है कि उन्हें उनका कोई बिछड़ा हुआ भाई जो कुंभ के मेले में खो गया था वो मिल गया है। अब जैसे ही उन्होंने देखा कि भैया ये तो हमारे देखती हूँ बच्चे प्रियांशी, जैसे ही उन्होंने ये देखा कि भैया ये तो अपना ही साथी है, ये तो हमारे वहां भी आया था, ये देखते ही उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना जो स्टोरी का आइडिया है उसको लिखकर इंग्लैंड भेज दिया कि भैया ये तो बंदा हमारे यहाँ भी आया था, सही मैगजीन है, चलो भेज देते हैं। I felt that he too would be singing the same song at the same time वगैरह। मैं भी ये सोच रहा हूँ कि जब उन्हें भी पता लगेगा कि मैं उनकी आइडेंटिटी पहचान चुका हूँ कि वो कौन है, ठीक है, उस टाइम पर वो भी सेम गाना गा रहे होंगे। लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर्स ऑफ इंडियन फिल्म्स डिस्कवर ईच अदर बाय सिंगिंग द सेम सॉन्ग। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, है ना। तो उन्हें लगा कि भैया वो भी शायद मेरे जैसा गाना गा रहा होगा कि हमारी इंडियन मूवी के 2 भाई जो हैं वो एक दूसरे को मिल गए हैं और फर्स्ट रील और फाइनल रील में वो दोनों साथ हैं। बिल्कुल वैसा ही वो याद करके खुश हो रहे हैं कि वाह भैया वाह, अब तो यूपीएससी क्लियर हो जाएगा, अब तो मैंने ढूंढ लिया है कि ये आदमी कौन था। अब जब नाम पड़ा उस आदमी का, जो नाम देखा गया उसके ऊपर, मैगजीन के ऊपर नाम लिखा था बेटा स्टीफन स्पेंडर, स्टीफन, दैट वाज हिज नेम। तो भैया कुछ सालों बाद हमारे जो राइटर हैं, हमारे जो ये क्या नाम है इनका, क्या नाम है, अशोका मित्रन, ये पहचान जाते हैं कि वो आदमी जो जेमिनी स्टूडियो में आज से कुछ साल पहले आया था वो स्टीफन स्पेंडर था। देख रहे हो बच्चे, प्रियांशी पहले पढ़ाने तो दो। यहां पर याद रखना कि बेटा हु तो क्लियर हो गया है, ये आदमी कौन है वो तो पता लग गया है, लेकिन वाई, ठीक है, वाई ही केम टू जेमिनी स्टूडियो, ठीक है, वाई ही केम टू जेमिनी स्टूडियो, वो आज भी एक मिस्ट्री है। वो वहां पर क्या करने आया था, वो वहां पर क्यों आया था, वो अभी भी एक बहुत बड़ा सवाल है। And years later, वो कहते हैं when I was out of the Gemini studio and I had much time but not much money, anything at reduced price attracted my attention। अब कुछ सालों बाद की बात है, वो बताते हैं कि मैं जेमिनी स्टूडियो छोड़ चुका हूं और अब हमें पता लगेगा कि वो क्यों आया था आदमी वहां पर।
अब कहते हैं कुछ सालों बाद की बात है, जब मैंने जेमिनी स्टूडियो छोड़ दिया था, मेरे पास टाइम तो बहुत था लेकिन पैसा नहीं था, तो कुछ भी चीज जो मुझे सेल में दिखती, सस्ते में दिखती, मेरी अटेंशन उस तरफ जाती। तो वो कहते हैं एक बार फुटपाथ पे मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस के पास एक पाइल ऑफ ब्रांड न्यू बुक्स लगा हुआ था 50 पैसे ईच के लिए। तो वो कहते हैं मुझे देखकर लगा कि यार मैं भी एक किताब जाकर खरीद लेता हूँ। एक्चुअली दे वर कॉपीज ऑफ द सेम बुक एन एलिगेंट पेपर बैक ऑफ अमेरिकन ओरिजिन। वो कहते हैं बेसिकली यहाँ पर जो किताबें पड़ी हुई है वो फर्स्ट कॉपीज है उन किताबों की, ठीक है, वो एक पेपर बैक एडिशन है। हाँ पोल लाई हो बेटा मनकशा। एक्चुअली वो कहते हैं कि यहाँ पर ये जो किताबें हैं ये उन सेम बुक की किताबें हैं जो एलिगेंट, जो रियल पेपर बैक है अमेरिकन ओरिजिन की, उनकी कॉपीज यहाँ पर पड़ी हुई है। स्पेशल लो प्राइस स्टूडेंट एडिशन, और उन किताबों पर लिखा हुआ है कि ये स्पेशल लो प्राइस स्टूडेंट एडिशन है क्योंकि 50th एनिवर्सरी है उस साल रशियन रेवोल्यूशन की, तो यहाँ पर इंडिया में हम लोग सस्ती किताबें आपको दे रहे हैं। तो भाई कोई सस्ती किताब देखकर हम बिल्कुल मित्सी नोहारा जैसे हमारे अशोका मित्रन के मन में आया, एक सस्ती किताब जो है वो खरीद लेते हैं। तो उन्होंने 50 पैसा दिया और एक किताब की कॉपी खरीद ली और उस किताब का नाम था द गॉड दैट फेल्ड, ठीक है। तो उन्होंने एक किताब खरीदी जिसका नाम था द गॉड दैट फेल्ड, ठीक है, ये नेम ऑफ द बुक है। अभी तक तो देखो आपको ये पता है कि वो आदमी जो हमारा मिस्ट्री मैन था वो कौन था, ठीक है, ये तो पता लग गया स्टीफन स्पेंडर था। अभी तक हमें ये नहीं पता लगा कि वो क्यों आया था यहाँ पर, अब हमें वो पता लगेगा आगे की कहानी पढ़ के कि वो क्यों आया था। अब इस गॉड दैट फेल्ड में 6 एमिनेंट, ठीक है, 6 फेमस मैन ऑफ लेटर्स, ठीक है, Six eminent men of letters in 6 separate essays describe their journey into communism. Again communism. ठीक है, 6 मेन जो आदमी थे जाने माने, 6 अलग अलग एसेज में उन्होंने अपनी जर्नी एक्सप्लेन करी थी कि कैसे वो कम्युनिज्म की तरफ अट्रैक्ट हुए एंड देयर डिसइल्यूजन रिटर्न, ठीक है, एंड व्हेन दे लर्न रियलिटी, और जब उन्हें पता लगा कि सच्चाई क्या है तो कैसे वो कम्युनिज्म को ड्रॉप करके कम्युनिज्म से बाहर आ गए। अब उसमें कौन से लोग थे? एंड्रे गाइड, रिचर्ड राइट, इग्नाजियो सिलोन, आर्थर कोस्टलर, लुइस फिशर, ये वही महात्मा गांधी वाले चैप्टर वाले लुइस फिशर, एंड स्टीफन स्पेंडर। फिर वही नाम जो आदमी वहां पर आया था, फिर वही नाम पढ़ा, ठीक है, फिर वही नाम पढ़ा और ये रियलाइज हुआ कि इस आदमी का भी कुछ ना कुछ तो रिलेशन था भैया कम्युनिज्म से, क्योंकि इसकी किताब में लिखा हुआ है अब उनका एक्सपीरियंस कि कैसे वो कम्युनिज्म की तरफ अट्रैक्ट हुए, जब उन्होंने कम्युनिज्म की सच्चाई को जाना तब कैसे वो कम्युनिज्म से बाहर आए, ये सारी चीजें उस किताब में लिखी हुई थी। ये सब पढ़ के हमारे अशोका मित्रन को ये चीज भी समझ में आई कि वाई द मैन वॉज देयर, वाई कि वो स्टीफन स्पेंडर जेमिनी स्टूडियो आया। जेमिनी स्टूडियो के लोगों को कम्युनिज्म पसंद नहीं था और ये जो आपका आदमी है स्टीफन स्पेंडर, ये भी कम्युनिज्म को झेल कर, कम्युनिज्म को एक्सपीरियंस करके अब उसके अगेंस्ट हो गया था। तो अगेन बड़ा चोर चोर मुसेरे भाई, जैसे मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी को कम्युनिज्म के अगेंस्ट बोलने के लिए या दिखाने के लिए जेमिनी स्टूडियो बुलाया गया था, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर कम्युनिज्म के अगेंस्ट ही एक को दिखाने के लिए स्टीफन स्पेंडर को भी बुलाया गया था। तो एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा था। स्टीफन स्पेंडर अचानक से उन्हें याद आया कि ओह ये तो वही आदमी है। सडनली द बुक अज्यूम्ड ट्रिमेंडस सिग्निफिकेंस, और ऐसे ही बुक को बेटा ग्रेट सिग्निफिकेंस मिली। और ऐसे क्यों मिली इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंस? उसके लिए द मेन रीजन वाज बेटा क्योंकि पूरा जेमिनी स्टूडियो वाज समहाउ ऑब्सेस्ड विद कम्युनिज्म, ठीक है। पहले मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी आई जो कम्युनिज्म के अगेंस्ट वहां पर बोल के गई, ठीक है। उसके बाद अभी स्टीफन स्पेंडर, ये तो पता लग गया कि कौन था, लेकिन क्यों आया था वो अब जाकर पता लगा, क्योंकि ये जितने भी लोग थे ये सब कम्युनिज्म के अगेंस्ट थे। और क्योंकि जेमिनी स्टूडियो एक बहुत अच्छा तरीका था, वो एक बहुत अच्छा टूल था लोगों तक एंटी कम्युनिस्ट फीलिंग्स को लेकर आने का, ठीक है। तो स्टीफन स्पेंडर जो पोएट विजिट करा था जेमिनी स्टूडियो, अब पता लग गया कि वो भी वहां पर एंटी कम्युनिज्म मूवमेंट के लिए ही आया था। इन अ मोमेंट आई फेल्ट अ डार्क चैम्बर ऑफ माई माइंड लिट अप इन हेजी इल्यूमिनेशन। तो कहते हैं अचानक से मुझे ऐसा लगा कि मेरे दिमाग की कोई दरवाजा या खिड़की बंद थी जो अब खुल गई है और मैं ये समझ गया हूं कि यू नो व्हाई द मैन केम देयर।
The reaction to Stephen Spender at Gemini Studio was no longer a mystery. तो वहां पर वो क्यों आया, Gemini Studio में स्टीफन स्पेंडर को क्यों बुलाया गया, अब वो एक मिस्ट्री नहीं है. The boss of Gemini Studio may not have much to do with Stephen's poetry, but not with his God that failed. अब वो कहते हैं कि भैया यहाँ पर उनका उनकी पोएट्री से कोई खास लेना देना नहीं था, उनका मेन लेना देना था उनके कम्युनिज्म से, कि स्टीफन स्पेंडर भी एंटी कम्युनिस्ट, जेमिनी स्टूडियो भी एंटी कम्युनिस्ट. तो भैया उनका और एजेंडा आगे फैलाने से इससे अच्छी जगह और क्या ही हो सकती है. हैप्पी बर्थडे तुषार. सॉरी. इफ्रा देखो ये चैप्टर ना थोड़ा जेन्युइनली ट्रिकी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि एक बार आप दोनों लेक्चर पूरे वापस से देखो, नहीं आए समझ फिर भी बताना. तभी तो समरी करा रही थी लास्ट क्लास में, क्योंकि चैप्टर बहुत कंफ्यूजिंग है, तो घुमा रखा है बहुत. 32 गोला इस चैप्टर में खत्म, चैप्टर खत्म. अब मुझे एक बार ही बताओ, क्या मैं पूरे चैप्टर को एक बार ही शॉर्ट में समराइज कर दूं? क्या मैं पूरे चैप्टर को एक बार शॉर्ट में समराइज कर दूं? Do you guys want me to summarize the chapter in short? ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, क्योंकि इसमें से सीधा ना तुम्हारे 5 नंबर का सवाल बन के आ जाता है. फाइनली खत्म हो चुका है. एंड दिस वाज द वर्स्ट चैप्टर दैट वी हैड डन. इसके बाद इतना घटिया कुछ भी नहीं है आपके सिलेबस में. ठीक है, सुनो सुनो, अब मैं क्या कर रही हूँ, तो मैं तुम्हें 5 मिनट ले रही हूँ. अभी क्या टाइम हो रहा है, तो बहुत टाइम बचा होना चाहिए ना. क्या है 7:56, बहुत टाइम है. तो मैं तुम्हें अभी एक बार ना इस चैप्टर का समराइजेशन दे देती हूँ. देखो, इस चैप्टर को लिखने वाले राइटर का नाम है अशोका मित्रन. अशोका मित्रन उस समय जेमिनी स्टूडियो में काम करते थे. तो इस पूरी स्टोरी में ना अशोका मित्रन ने जेमिनी स्टूडियो के अलग अलग एस्पेक्ट के बारे में बात करी है. उनका मेकअप रूम, उनका मेकअप डिपार्टमेंट, ठीक है, उनका स्टोरी डिपार्टमेंट. तो सबसे पहले कहानी शुरू होती है मेकअप डिपार्टमेंट के साथ. मेकअप डिपार्टमेंट में यहाँ के जो लोग थे ना, वो एक बड़ा महंगा मेकअप ब्रांड यूज करते थे. बड़ा रिचा कराऊंगी पोल्स, पहले समझो स्टोरी को. यहाँ पर ये लोग ना एक बड़ा महंगा मेकअप ब्रांड यूज करते थे जिसका नाम था पैनकेक. ठीक है, तो हर इंसान के मुंह पर ये लोग पैनकेक नाम के ब्रांड का मेकअप लगाते थे. अब जेमिनी स्टूडियो का जो मेकअप रूम था ना, वहां पर एक हायरार्की थी. ठीक है, कि जो मेन आर्टिस्ट होगा, जो मेन चीफ मेकअप आर्टिस्ट होगा, वो मेन एक्टर एक्ट्रेसेस को तैयार करेगा. सेकंड पर्सन सेकंड लोगों को तैयार करेगा. थर्ड पर्सन बाकी असिस्टेंट डायरेक्टर्स, असिस्टेंट एक्टर्स को तैयार करेगा. और एक था ऑफिस बॉय, जिसका काम था क्राउड के मुंह पर पैनकेक या मेकअप लगाना. ठीक है, अब ये जो ऑफिस बॉय था, ये वैसे तो 40-45 साल का आदमी था. और जब ये मद्रास आया था, जेमिनी स्टूडियो आया था, तो ये इस उम्मीद में आया था कि यहाँ पर आकर ये एक पोएट बनेगा, राइटर बनेगा, या ही विल डू समथिंग बिग इन हिज लाइफ. ठीक है, मगर होता क्या है कि ये आदमी यहाँ पर आकर कुछ नहीं कर पाता. और क्योंकि ये अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाता और एक ऑफिस बॉय बन के रह जाता है, तो ये ऑफिस बॉय अपने जीवन की सारी प्रॉब्लम्स, अपनी इग्नोरेंस, अपना जो सक्सेस नहीं मिला उसको, उन सबका ब्लेम एक आदमी पर डालता है जिसका नाम था सुब्बू. अब ये सुब्बू कौन है, ध्यान से सुनना. ये सुब्बू जो है, ये एक एक्टर भी है, ये डायरेक्टर भी है, ये स्क्रिप्ट राइटर भी है, ये सब कुछ है. ठीक है, ये बहुत पक्का आदमी था और एक ब्राह्मण था. तो हमारे ऑफिस बॉय को ये लगता था कि जस्ट बिकॉज कि आदमी ब्राह्मण है इसीलिए इसे इतनी इंपॉर्टेंस मिलती है, और मैं भी तो सेम एक्टिंग कर सकता हूँ, मैं भी तो इसको जितना टैलेंटेड हूँ, बट मुझे मेरे टैलेंट को किसी ने भी नहीं पूछा. लेकिन अगर हम सुब्बू की बात करें तो वो एक बहुत अच्छा राइटर भी था. ठीक है, और वो कंपनी के लिए, जेमिनी स्टूडियो के लिए हमेशा रेडी रहता था. ठीक है, यहाँ पर ये हमेशा जेमिनी स्टूडियो के लिए रेडी रहता था. कोई भी स्टोरी लाइन चाहिए, सुब्बू से पूछ लो. कोई भी पॉइंट पूछना है, सुब्बू से पूछ लो. तो सुब्बू वाज वन काइंड ऑफ अ पर्सन जिसने कंपनी के लिए, जिसने अपने आप को पूरे के पूरे जेमिनी स्टूडियो के लिए डेडिकेट किया हुआ था. और इसी वजह से सुब्बू जो था वो कंपनी में नंबर 2 पे था. ठीक है, ही वॉज, मैं बैठी हुई हूँ बेटा अभी. ठीक है, इसीलिए मैं ही पढ़ा रही हूँ बेटा को, तुम्हारे कोई आत्मा नहीं पढ़ा रही. सही कह रही है रागिनी, मैं ही पढ़ा रही हूँ, राधिका सॉरी. ठीक है, तो होता क्या है, तो वो सुब्बू से ना इसीलिए चिढ़ता था कि भैया सुब्बू जो है वो सारे मतलब सब उसके साथ अच्छा करते हैं, मेरे साथ कोई अच्छा नहीं करता है. इस वजह से हमारा जो
ऑफिस बॉय था वो सुब्बू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था ना। सुब्बू वाज अ काइंड ऑफ अ मैन जिसने कंपनी के लिए, वासन के लिए बहुत कुछ किया था, तो इसीलिए वो वासन के नंबर 2 पे था। मतलब अगर मान लो कि वो इतनी अच्छी पोजीशन पे था कि आप कुछ नहीं कर सकते। अब ये बंदा भी बहुत अच्छा था, सबकी मदद करता था, सबके साथ अच्छा रहता था, तो उस वजह से सब लोग इसे बहुत पसंद करते थे। लेकिन इतना कुछ अच्छा करने के बाद भी इसके दुश्मन थे, जैसे हमारा ऑफिस बॉय। अब जिस डिपार्टमेंट में सुब्बू की अटेंडेंस लगती थी वो था स्टोरी डिपार्टमेंट, क्योंकि मेनली वो स्टोरी डिपार्टमेंट का पार्ट था। स्टोरी डिपार्टमेंट में एक और भी आदमी था जिसका नाम था आपका लॉयर। ये लॉयर जो था ये वैसे तो बड़ा न्यूट्रल मैन था और बहुत ही मुद्दे की बात करता था। एक बार इसने एक एक्ट्रेस का करियर खराब कर दिया था। वो लेडी जो थी, जो एक्ट्रेस थी, वो चिल्लाने लगी, शोर मचाने लगी अपने सेट पर, और इसने ना उसको सीक्रेटली रिकॉर्ड कर लिया। तो जब वो लड़की चुप हुई तो इसने वो रिकॉर्डिंग प्ले करी एंड द गर्ल गॉट सो स्केयर्ड कि उसका करियर जो है वो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा, बिकॉज इफ दिस रिकॉर्डिंग कम्स आउट पीपल विल रियलाइज कि ये लड़की बहुत रूड है, बदतमीज है और उसको वो लोग और जॉब नहीं देंगे, जिसकी वजह से उस लड़की का करियर एंड हो गया। फिर इवेंचुअली क्या होता है, जेमिनाई स्टूडियो का मेकअप डिपार्टमेंट, सॉरी जो स्टोरी डिपार्टमेंट है वो बंद हो जाता है और कहानी आगे बढ़ती है कि जेमिनाई स्टूडियो में एक बहुत अच्छा कॉफी, इनकी कैंटीन बहुत अच्छी थी। कैंटीन में पूरे दिन कॉफी मिलती थी और बड़ी अच्छी टेस्टी कॉफी मिलती थी। अब ये जो अच्छी कॉफी जेमिनाई स्टूडियो में मिल रही है, यहाँ पर लोग बैठकर ना अक्सर चर्चा करते थे। अब जितने भी लोग थे जेमिनाई स्टूडियो के ना, वो गांधी जी के बड़े भक्त थे और गांधी जी के भक्त थे और कम्युनिज्म के अगेंस्ट थे। अब मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, कम्युनिज्म क्या है समझो। कम्युनिज्म कहता है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो कम्युनिटी की है और जितना आप कंट्रीब्यूट करोगे आपको उतनी प्रॉपर्टी मिलेगी। जितने भी लोग थे जेमिनाई स्टूडियो के, वो कम्युनिज्म के बिल्कुल खिलाफ थे। उनके हिसाब से कम्युनिज्म एक बहुत ही गॉडलेस और एक बहुत ही लॉलेस आइडियोलॉजी है। तो एक बार क्या हुआ, फ्रैंक बुचमैन नाम का एक आदमी था, उसकी बनाई हुई एक थिएटर ग्रुप, ठीक है, उसके बनाए हुए कुछ नाटक के लोग जो हैं, नाटक करने वाले लोग, थिएटर ग्रुप जो है वो पहुंच जाता है जेमिनाई स्टूडियो। यहाँ पर ये लोग 2 प्लेस परफॉर्म करते हैं, जॉथम वैली और फॉरगॉटन फैक्टर, और यहाँ के लोग इन्हें बहुत पसंद करते हैं। इनके यहाँ से जाने के बाद लोगों को पता लगता है कि ये जो MRA आया था, ये जो मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी आई थी, थिएटर ग्रुप आया था, ये लोग अपने प्लेस के थ्रू लोगों को बताना चाहते हैं या सिखाना चाहते हैं कि कम्युनिज्म जो है वो खराब है। कम्युनिज्म एक नेगेटिव वर्च्यू, एक नेगेटिव आइडियोलॉजी है, और जेमिनाई स्टूडियो के लोग भी कहते थे कि कम्युनिज्म एक नेगेटिव आइडियोलॉजी है। तो यहाँ पर इन दोनों के जो ख्यालात थे वो एक दूसरे से मिलते थे। तो भाई, और जो आपका MRA था वो इंटरनेशनल कम्युनिज्म के अगेंस्ट था। ठीक है भाई, ये लोग तो चले गए। कुछ दिन बाद फिर से कॉल आता है और इस बार कॉल पे ये बोला जाता है, द हिंदू न्यूज़पेपर के 2 बड़े इंपॉर्टेंट लोगों ने बोला कि हम ना एक और व्यक्ति को आपके यहाँ पर भेज रहे हैं, आप उनकी भी स्पीच यहाँ पर करवाइए। नाउ पीपल वर वेरी क्लूलेस कि ये आदमी यहाँ पर क्यों आ रहा है। ठीक है, पीपल हैड नो आइडिया। कोई कहता है ये पोएट है, कोई कहता है ये एडिटर है, लेकिन किसी को भी ना तो यहाँ पर इंग्लिश पोएट्री में इंटरेस्ट था और ना ही किसी ने आज तक इस आदमी के द्वारा लिखी गई कोई एडिटोरियल या कोई मैगजीन पढ़ी थी। तो ये आदमी आता है, अपनी स्पीच देता है और स्पीच देकर यहाँ से चला जाता है। ठीक है, द मैन केम, द मैन गेव हिज स्पीच एंड ही वेंट अवे। कुछ सालों बाद हमारे जो अशोका मित्रन है, वो एक न्यूज़पेपर के अंदर द एनकाउंटर नाम की एक किताब में अपना एक आर्टिकल देना चाहते थे। अब उन्होंने सोचा मैं एक काम करता हूं, मैं सबसे पहले ना मैं एक बार इस किताब को देख लेता हूं कि भैया क्या ये वर्थ है अपना आर्टिकल भेजने के लिए। तो जब वो ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी जाते हैं और वहां पर ये किताब को, इस एनकाउंटर नाम की किताब को खोलते हैं, तो वो ये नोटिस करते हैं कि इस किताब का जो एडिटर है उसका नाम है स्टीफन स्पेंडर, और ये वही बंदा है जो आज से कुछ साल पहले जेमिनाई स्टूडियो में आया था। तो जब लोग बोलते थे कि एक एडिटर है, ये एक एडिटर है, ये एक एडिटर है, तो ये तो क्लियर हो गया कि ये कौन से न्यूज़पेपर का एडिटर है और वो जो आदमी आया है वो कौन आया है। यहाँ तक तो कहानी क्लियर हो गई कि हु वॉज ही। अभी लेकिन सवाल अभी भी है कि वो क्यों आया था जेमिनाई स्टूडियो, क्या रीजन था उसका वहां पर आने का। तो कुछ सालों बाद जब हमारे अशोका मित्रन जेमिनाई स्टूडियो छोड़ देते हैं, तो उन्हें ना एक किताब खरीदते हैं जो उन्हें सस्ती मिल रही थी, और उस किताब का नाम था द गॉड दैट फेल्ड। उस किताब में 6 फेमस राइटर्स का अपना व्यू पॉइंट लिखा हुआ था कि कम्युनिज्म के साथ कैसे वो कम्युनिज्म की तरफ अट्रैक्ट हुए, जब उन्होंने उन चीजों को एक्सपीरियंस किया कैसे फिर वो उससे पीछे आ गए। और उसी किताब में एक नाम लिखा था स्टीफन स्पेंडर, और वो स्टीफन स्पेंडर का नाम पढ़ के हमारे अशोका मित्रन को ये चीज समझ में आई कि उस साल पहले, कई साल पहले, वो जो आदमी, जो एडिटर वहां पर आया था, उसका पर्पस वहां पर अपनी पोएट्री सुनाना या अपनी एडिटोरियल स्किल्स को दिखाना वो सब नहीं था।
ठीक है। उसका मेन पर्पस वहां पर उस दिन आकर अपना एक्सपीरियंस बताना था कि कैसे वो कम्युनिज्म से बाहर आया, कैसे वो कम्युनिज्म के अगेंस्ट था। तो उन्हें तब पता लगता है कि एक पूरा प्रोपेगेंडा था जो चल रहा था कि अलग अलग लोग जेमिनी स्टूडियो में आते थे और कम्युनिज्म के अगेंस्ट आकर बोलते थे, और यहां पर आकर कहानी खत्म हो जाती है। अब समझ में आ गई सबको कहानी? अब कहानी समझ में आ गई? यही समरी में कराती ना तो एक क्लास में खत्म था ये। क्लियर है कहानी? ये क्वेश्चन करेंगे और मैं तुम्हारे डाउट्स देख लेती हूँ। प्रियांशी का भी एक डाउट था। हु इज स्टीफन? बेटा स्पेंडर, स्टीफन स्पेंडर। अभी इतना चिल्ला चिल्ला कर बताया बेटा हर्षप्रीत। स्टीफन स्पेंडर जो था वो एक राइटर, एक एडिटर, एक पोएट था। एलियट बेटा, एलियट एक पोएट का नाम है यहाँ पर। सेंट्रल थीम टू बेटा टेल अबाउट द लाइफ एंड पॉलिटिक्स ऑफ अ स्टूडियो, मेकअप स्टूडियो एंड मूवी स्टूडियो। ये वाली बात है, कभी केरला कभी अमेरिका। हाँ सही बात है। हैप्पी बर्थडे आयुषी, बहुत बढ़िया बेटा। अरे वाह भाई वाह बेटा नितिन, वेरी गुड। ओरिजिन बेटा जहां से आपकी शुरुआत है। हाँ बेटा मैं बगल में ही बैठी हुई थी। अशोका मित्रन लेफ्ट द स्टूडियो। बेटा देयर इज नो एग्जांपल हियर, द नो रीजन इज टोल्ड हियर कि व्हाई ही लेफ्ट जेमिनी स्टूडियो। नहीं 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 नहीं, इट वॉज नॉट कंपेयर टू बंगाली पर्सन। हो सकता है ना खुद तो कोई रीजन उन्होंने छोड़ दिया। मैम जेमिनी स्टूडियो तो फिल्म बनाते थे और वहां पर पोएट का क्या काम? जब पोएट्स को निकाल दिया था तो अब पोएट्स के बारे में क्यों बता रहे हैं राइटर? अरे वही तो बात है, वही तो लोग सोच रहे थे कि जब मेकअप डिपार्टमेंट बंद ही कर दिया तो क्या जरूरत है। अशोका को कौन कहता था कि वो बस टाइम पास करता है? यही बेटा मैंने बताया, उनको सब लोग कहते थे, ऑल द पीपल ऑफ जेमिनी स्टूडियो, और सारे कैरेक्टर्स मैंने अभी बताए हैं, एक्सप्लेन करे हैं। वाई अशोका मित्रन लेफ्ट जेमिनी स्टूडियो? नो रीजन इज मेंशन्ड इन द स्टोरी बेटा। नाइनटीन 70 के आसपास की स्टोरी है बेटा ये, 1950 टू 70 के बीच में। Who was Kothamangalam Subbu? Makeup artist, right hand man of the boss, narrator's friend या actor in Hollywood? तो क्वेश्चन का आंसर है बेटा कि वो राइट हैंड था बॉस का। नंबर 2 पे था जेमिनी स्टूडियो में, ऑप्शन नंबर बी। 89% बच्चे। मोहित, ऋचा, इंद्रानी, खुशबू, जेसिका, आनंद, आयुष, संस्कृति, मुस्कान एंड श्रवण। बेटा आई थिंक इसके बाद ना तुम लोगों का या तो आंट जेनिफर्स टाइगर है या मुझे लग रहा है इसके बाद तुम लोगों का इंटरव्यू है। मैं चेक कर लेती हूँ। Why was Subbu admired in Gemini Studio? सुब्बू को सब लोग जेमिनी स्टूडियो में पसंद क्यों करते थे? क्योंकि वो बहुत वेल्दी था, क्योंकि वो बहुत अमीर था। ही वॉज लॉयल एंड फुल ऑफ क्रिएटिव आइडियाज। ही वॉज अ फेमस एक्टर ओनली, या फिर ही ओन्ड द स्टूडियो। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। तुम लोगों परिश्रम ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे ना, एक सेकेंड लेक्चर प्लानर में चेक करती हूँ। हमारा इंग्लिश का बहुत कम सिलेबस बचा है, हमारी क्लासेस खत्म हो जाएंगी नवंबर 17 दे रखा है, नवंबर 17 से पहले हो जाएंगी, अक्टूबर में ही खत्म हो जाएगा बेटा बैच हमारा। पोएट्स एंड पैनकेक्स हम लोगों ने खत्म कर लिया है। इसके बाद है आंट जेनिफर्स टाइगर। इसके बाद आंट जेनिफर्स टाइगर है अगली क्लास में। आंट जेनिफर्स टाइगर करेंगे कल। उसके अगले हफ्ते में मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड करके विस्तास खत्म हो जाएगी। कल पोएट्री खत्म हो जाएगी तुम लोगों की, अगले हफ्ते में तुम लोगों की विस्तास खत्म हो जाएगी। फिर बचेंगे तुम्हारे 2 लिटरेचर टॉपिक और 2 ग्रामर टॉपिक, 2 राइटिंग टॉपिक खत्म फिर सिलेबस। मतलब तुम ये लगा लो कि अक्टूबर एंड आते आते हमारा सिलेबस खत्म है, वी आर डन विद द सिलेबस देन। मतलब अक्टूबर में बैच खत्म हो जाएगा मेरी साइड से, मेरा इंग्लिश का सिलेबस डन हो जाएगा अक्टूबर एंड में।
तो यहाँ पर आंसर है बेटा बिकॉज वो बहुत लॉयल था एंड ही हैड वेरी क्रिएटिव आइडियाज। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, 94% बच्चे। नंदिनी, मोहित, ऋचा, राजलक्ष्मी, शौर्य, शालीन, कृतिका, जेसिका, आयुषी और अवंतिका। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के क्वेश्चन का सही आंसर है। नाउ लेट्स डू द अदर क्वेश्चन। व्हाट प्रॉब्लम डिड पीपल फेस ड्यूरिंग स्टीफन स्पेंडर्स लेक्चर? जब स्टीफन स्पेंडर आकर अपना लेक्चर देते हैं तो उस समय पर लोगों ने क्या प्रॉब्लम फेस करी, बताओ बच्चे। मानसी, राइटिंग सेक्शन नहीं बेटा, राइटिंग सेक्शन में आप लोगों का रिपोर्ट और आर्टिकल एक ही दिन में कवर हो जाएगा, ठीक है। रिपोर्ट एंड आर्टिकल हम लोग एक ही दिन में कवर करेंगे और एक दिन मुझे चाहिए इन्विटेशंस के लिए, तो 2 लेक्चर्स उसमें लगेंगे। फिर आपका गोइंग प्लेसेस में 2 लेक्चर्स या शायद 1 लेक्चर, डिपेंड करता है चैप्टर के ऊपर, और इंटरव्यू में 2 लेक्चर्स। तो मतलब तुम ये लगा लो कि 6 लेक्चर्स, 3 हफ्ते, सिलेबस खत्म। What problem did people face during Stephen Spender's lecture? मैं कहती हूँ नहीं भी खत्म होगा अक्टूबर में तो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में तो डन है 100%। अभी तो तुम्हारी अक्टूबर में ही 2 क्लासेस, आई थिंक अगला ट्यूसडे को क्लास नहीं होगा, रामनवमी है शायद। लेट मी चेक। सितंबर 30 के बाद, अभी मतलब सितंबर 30 नेक्स्ट वीक आएगा ना, अभी तो 23 है आज, 22 है आज। अगले वीक 2 क्लासेस होंगी, उसके बाद सीधे 6 अक्टूबर वाले मंडे को क्लास है, ठीक। What problem did people face during Stephen Spender's lecture? उनकी इंग्लिश जो थी बेटा वो समझने में बहुत मुश्किल थी। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर है, 98। वाह भाई वाह, ये तो तुम समझ ही गए आज, वेरी गुड। तो वी हैव मिष्ठी, राजलक्ष्मी, मनकशा, आयुषी, नंदिनी, शौर्य, गुनगुन, अवंतिका, आनंद और श्रवण। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डिड द ऑडियंस एट जेमिनी स्टूडियो, ये तो हमने कर ही लिया यार। What theme does the chapter mainly highlight? तो जब बच्चा पूछ रहा था मैम what is the central idea of the chapter, here it is: the glamour of the film world, contrast between literature and cinema, the life of poets and the makeup techniques। तो क्वेश्चन दिया गया है ये चैप्टर बेसिकली किस थीम को हाईलाइट करता है, बताओ जी। बेटा गो फॉर एनसीईआरटी, रीड द एनसीईआरटी वंस एंड डू प्रीवियस ईयर, तुम्हारा रिविजन हो जाएगा। What theme does the chapter mainly highlight? तो बेटा ये दिखाता है the contrast between literature and cinema, है ना। इसी के साथ जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। लेट्स सी क्या डाउट है, कौन कह रहा डाउट देखने के लिए। 75% बच्चे, आनंद, ऋचा, शौर्य, जेसिका, कृतिका, आयुषी, खुशबू, खुशी, इंद्रानी और अश्विन। सो वी आर डन विद ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब आ जाते हैं एक बारी आपके क्वेश्चंस के ऊपर। See, what is pancake in the lesson? तो बेटा pancake is the brand name of a very popular makeup material जो जेमिनी स्टूडियो में यूज किया जाता था। इसकी थिक लेयर्स एक्टर एंड एक्ट्रेसेस के फेस पर लगाई जाती थी शूटिंग के लिए। द नरेटर ह्यूमरसली नोट्स कि हाउ इट मेड द फेस लुक अननेचुरल, और किस तरीके से आपके चेहरे को बिल्कुल ऐसा दिखाता था जैसे आप लोगों ने लीपा पोती करी हुई है। देयर वाज एन इमेज हियर, सी दिस वन, सी दिस इमेज, सी दिस इमेज। इसके अंदर इन लोगों के मुंह पर पैनकेक ही लगाया गया है, ठीक है। सी दिस इमेज इन डिटेल में, तो मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ। ये देखो, ये देखो, ये अंकल का फेस देख पा रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर इन अंकल का फेस देखो, ये अंकल का फेस देख पा रहे हो तुम, कितना अननेचुरल सा लग रहा है, कितना मेकअप इनके चेहरे पे थोपा हुआ है। तो जो बेस, जो फाउंडेशन इनके चेहरे पर लगाया हुआ है ना बेटा, दैट इज पैनकेक। ओके, व्हाट इज द नरेटर्स जॉब एट जेमिनी स्टूडियो? तो बेटा नरेटर जो थे ही वर्कड इन द स्टोरी डिपार्टमेंट, ठीक है। ये वो स्टोरी डिपार्टमेंट में काम करते थे, कटिंग एंड फाइलिंग न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स। ऑल्दो इनकी जॉब बहुत इनसिग्निफिकेंट है, ऐसा लग रहा है इट्स ऑफ नो यूज, इनको इट गेव हिम एन इनसाइड व्यू ऑफ द स्टूडियो। उन्हें पता लगता रहता था कि स्टूडियो में क्या चल रहा है। सो बेसिकली वो भोला हूँ, सबकी खबर रखता हूँ वाला हाल है इनका, ठीक है। ही ऑब्जर्व्ड पीपल, उनकी स्ट्रगल्स और उनके फंक्शनिंग ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, और इसीलिए उन्होंने स्टोरी को इतना डिटेल में लिखा है, ठीक है।
हु वॉज कोथामंगलम सुब्बू? तो भैया सुब्बू एक टैलेंटेड पोएट, एक्टर, क्रिएटिव राइटर थे जेमिनाई स्टूडियो में। वो बॉस के बहुत ही क्लोज एसोसिएट थे एंड इनफैक्ट उनके राइट हैंड मैन थे। उनकी क्रिएटिविटी और लॉयल्टी ही थी जो उन्हें जेमिनाई स्टूडियो में इतना इंपॉर्टेंट बनाती थी। ठीक है, एक मिनट। हु वॉज स्टीफन स्पेंडर? वह स्टीफन स्पेंडर एक फेमस इंग्लिश पोएट और एक एसेइस्ट थे। वो जेमिनाई स्टूडियो में आते हैं एक लेक्चर डिलीवर करने के लिए। हाउएवर जो वर्कर्स थे वो उनके लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर सके, ना तो उनके आइडियाज को, बिकॉज दे हैड अ वेरी बिग कम्युनिकेशन गैप। What magazine was Stephen Spender associated with? तो भैया Stephen Spender was associated with a magazine called The Encounter. The narrator later discovered कि while reading a book, जब वो एक The Encounter को उन्होंने पढ़ा तब उन्हें पता लगा, this made him realize the importance of Stephen Spender's visit. It was against communism. वहाँ पर वो आए थे कम्युनिज्म के खिलाफ बात करने के लिए। ठीक है, व्हाट इज द थीम ऑफ पोएट्स एंड पैनकेक्स? तो जो मेन थीम है बेटा पोएट्स एंड पैनकेक्स की, इट इज बिटवीन लिटरेचर एंड सिनेमा वर्ल्ड का डिफरेंस। इट ऑल्सो हाईलाइट्स कि कैसे कई टैलेंट वेस्ट हो जाते हैं, कैसे प्रोफेशनल जेलसी लोगों के मन में आती है, व्हाट वी हैड सीन इन सुब्बू एंड व्हाट्स द अदर मैन कॉल्ड ऑफिस बॉय, और जो इनर पॉलिटिक्स चलती है और किस तरीके से देयर इज अ बिगर प्रोपेगेंडा जिसको यूज किया जा जिसके लिए जेमिनाई स्टूडियो को यूज किया जा रहा है दिखाने के लिए ऑफ व्हाटएवर इज हैपनिंग अराउंड। ठीक है, नाउ द लास्ट क्वेश्चन, What does the character of the office boy symbolize? तो बेटा ऑफिस बॉय का जो कैरेक्टर है वो सिंबलाइज करता है वेस्टेड टैलेंट एंड ब्रोकन ड्रीम्स, कि वो चाहता तो अपना करियर अच्छा, बेटा ऐसे लिखने वाले व्यक्ति को एसेइस्ट कहते हैं। ठीक है, उनकी जो बिटरनेस है सुब्बू की तरफ वो रिफ्लेक्ट करती है कि एक यंग एस्पिरेंट बड़ी उम्मीदों के साथ आता है फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन इवेंचुअली वो यहाँ के स्ट्रगल में इतना रह जाता है कि उनके एम्बिशंस जो हैं वो अनफुलफिल्ड रह जाते हैं और वो जीवन में कुछ भी आगे नहीं कर पाते। ठीक है, अब एक चीज मैं यहाँ पर और देखकर जाना चाह रही हूँ, मैं एक बारी ना नोट्स मुझे बता दो कि कौन से चैप्टर के नोट्स आपके पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ताकि मैं एक बारी वो लिख लूँ और वो सारे के सारे नोट्स जो हैं मैं आप पे अपडेट करवा दूँ। ठीक है, 1 मिनट का समय दो, मैं भी तुम्हारा लेक्चर ही खोलती हूँ, मुझे पता लगेगा। भाई मैंने सोशियोलॉजी क्यों खोल लिया, इंग्लिश खोलना है। ठीक है, तुम्हारा पोएट्स एंड पैनकेक्स का नोट्स डलवाना है, वो आज डल जाएगा, मेरी बात हो गई थी मैम से। इसमें तुम्हारे लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एक पीडीएफ डलेगा आज। ठीक है, इसमें तुम्हें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पीडीएफ मिल जाएगा बेटा क्लास के साथ ही। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ डॉक्यूमेंट्स में क्लास नोट्स है। अच्छा, ये पोएट्स एंड पैनकेक के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए ऑन द फेस ऑफ इट। इंडिगो, रोड साइड स्टैंड, इससे पहले सबके पोल्स हैं। थिंक ऑफ ब्यूटी डल गया है, एनिमी डल गया है एनिमी ना, एनिमी डला हुआ है, एनिमी डला हुआ है, थर्ड लेवल डला हुआ है, डीप वाटर है, कीपिंग क्वाइट है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ के क्लास नोट्स हैं, क्लास नोट्स हैं, क्लास नोट्स हैं। समरी नोट्स चेक करती हूँ। टाइगर किंग है, लेटर राइटिंग है, थर्ड लेवल है, मदर एट 66 है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। ठीक है, यही सब पेंडिंग है, यही सब पेंडिंग है भाई, यही सब पेंडिंग है ना, कल तक डलवाती हूँ। ठीक है, ये तुम लोगों को टुमारो ईओडी तक मिल जाएंगे। ठीक है, ये सब मैं कल ईओडी तक डलवाती हूँ। लीडर बोर्ड दिखाती हूँ, लीडर बोर्ड कुछ ऐसा दिखता है भैया, देख लो। सो वी हैव रिचा, आयुषी, आनंद, इंद्रानी, खुशबू, श्रवण, जैसिका, कृतिका, गुनगुन और खुशी। और चैप्टर हो गया बेटा खत्म हमारा फाइनली। यही वो चैप्टर्स है जिनके नोट्स, कीपिंग क्वाइट डला हुआ है बेटा, मैंने कीपिंग क्वाइट चेक करा है, कीपिंग क्वाइट के नोट्स हैं मनकशा, कीपिंग क्वाइट है, कीपिंग क्वाइट है। डला हुआ है, कीपिंग क्वाइट है, नाम तो पढ़ा है मैंने, मैं एक बार चेक कर लूंगी, रह जाएगा तो मैं डलवा दूंगी। माया मदर 66 पे नोट नहीं है, हो ही नहीं सकता, रुको यार,
क्लास नोट्स, समरी नोट्स, ठीक है, ठीक है। ठीक, लिख लिया भाई, लिख लिया। आई विल गेट दिस चेक्ड एंड आई विल पुट अप द नोट्स बाय टुमारो। कल तक सारा मिल जाएगा, तुम्हें चिंता मत करो। बाय टुमारो यू ऑल विल गेट ऑल द नोट्स, ठीक है। कल तक सारे नोट्स अपडेट हो जाएंगे, कंफर्म, ठीक है। तो बस फिर आज की क्लास को बच्चों यहीं पर खत्म करेंगे, ठीक है। हमारा ये चैप्टर खत्म है। कल की क्लास में बच्चों हम लोग करेंगे आंट जेनिफर, ठीक है। फॉर टुमारोज क्लास वी विल बी स्टार्टिंग विद आंट जेनिफर्स टाइगर। तो कल के दिन पे बच्चे आप लोगों का पोएट्री जो है वो खत्म, ठीक है। पोएट्री कल कंप्लीट हो जाएगा, हमारे सिलेबस की 5 पोएट्रीज डन हो जाएंगी, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द बिगिनिंग ऑफ द एंड, ठीक है। तो अब भैया हम लोग अंत की शुरुआत कर चुके हैं। पोएट्री कल खत्म हो जाएगी और उसका अगला वीक जो आने वाला है बेटा, अब इसके बाद जो आएगा 28 और 29 सितंबर वाला, उस वीक के अंदर 29 और 30 सितंबर वाला, उसके अंदर बच्चे हम लोग कवर करके खत्म कर देंगे हमारी दूसरी बुक विस्तास। तो तुम्हारा विस्तास भी खत्म। उसके बाद वील ओनली बी लेफ्ट विद 4 टॉपिक्स, ठीक है। वन इज आर्टिकल एंड स्पीच, सॉरी आर्टिकल एंड रिपोर्ट, अदर इज व्हाट्स दैट कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, इनविटेशन। उसके बाद उसके अगले वीक में हो जाएगा इंटरव्यू और उसके अगले वीक में हो जाएगा गोइंग प्लेसेस, सिलेबस खत्म, ठीक है। देन विल बी डन। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बेटा सवाल मैं ही दे दूंगी नोट्स के अंदर आपके, ठीक है। चलिए फिर यहां पर आकर बेटा आपकी आज की क्लास जो है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ टुडेज क्लास। मैं निहारिका आप लोगों